नमस्कार दोस्तों। दृष्टि आईएएस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और टेस्ट डिस्कशंस के श्रृंखला में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। इस बार पूछे गए पेपर 1 के भारतीय समाज से संबंधित प्रश्न क्या हैं और उनका उत्तर कैसे, अच्छा उत्तर कैसे लिखा जाए, तो ये हम लोग देखते हैं थोड़ा सा। डायरेक्टली हम लोग आते हैं इस पे क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन इसमें जो पूछा गया है वो है, मुख्य धारा के ज्ञान और सांस्कृतिक प्रणालियों की तुलना में आदिवासी ज्ञान प्रणाली की विशिष्टता की जांच कीजिए। मुख्य धारा, मेन स्ट्रीम जो है, इसका ज्ञान और सांस्कृतिक प्रणाली, इसकी तुलना में आदिवासी ज्ञान, इसकी विशिष्टता की जांच करनी है। इंग्लिश में पढ़ देता हूं मैं। एग्जामिन द यूनिकनेस ऑफ ट्राइबल नॉलेज सिस्टम व्हेन कंपेयर्ड विथ मेन स्ट्रीम नॉलेज एंड कल्चरल सिस्टम। ठीक है, अब इसमें देखिए एक तो मतलब कंपैरेटिव पूछ रहा है, तो मेन स्ट्रीम जो नॉलेज है या कल्चरल सिस्टम हमारा जो है मेन स्ट्रीम का, मुख्य धारा का, बेसिकली अगर हम बात एक उद्विकासीय क्रम की करें कि ज्ञान का स्तर कैसे बढ़ा है और हम कैसे मुख्य धारा तक पहुंचे हैं, तो इसका क्रम तो जैसे सबका रहा है वैसे इसका भी था कि शुरुआत हंटिंग और गैदरिंग सोसाइटी से हुई है। शिकारी और संग्राहक समाज, शिकारी और संग्राहक समाज, फिर हम पहुंचे बागवानी समाज पर, फिर कृषि, और फिर औद्योगिक समाज। यहां पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी की एक विशिष्ट भूमिका को देखा जा सकता है। और इसी रूप में जो जैसे हम संस्कृति की बात करते हैं, तो संस्कृति क्या है? संस्कृति को डिफाइन किया गया कि मनुष्य की कृति है जिसे वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तैयार करता है। जिन तत्वों को प्राप्त करता है वो उन्हीं सब से मिलकर के संस्कृति का निर्माण होता है। हमारी जो भी आवश्यकताएं हैं, विभिन्न प्रकार की आवश्यकताएं, चाहे खाने से लेकर के कपड़े पहनने, भाषा बोली, इंटरेक्शन एक दूसरे के साथ जो हम कर रहे हैं, इसके अलावा जो इसी संबंधित तमाम जो सुविधाएं हमें चाहिए, तो इनका जैसे जैसे विकास होता जा रहा है, मतलब जैसे जैसे हम तत्वों का निर्माण करते जा रहे हैं, आविष्कार करते जा रहे हैं, उनका प्रयोग कर रहे हैं, संस्कृति उसी रूप में उन्नत होती जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। यहाँ पे जब हम संस्कृति की बात करते हैं तो संस्कृति और सभ्यता दोनों चीजें निहित है, अलग अलग करके हम बात नहीं कर रहे हैं, दोनों चीजें यहाँ पर निहित होती हैं। ठीक है, तो मुख्य धारा जो है अपने ज्ञान और सांस्कृतिक व्यवस्था के क्रम में बहुत आगे बढ़ गया, यहां तक पहुंच गया औद्योगिक समाज तक, जहां पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी की एक बड़ी भूमिका को देखा जा रहा है। ठीक है, वहीं जब हम बात आदिवासियों की करते हैं, ट्राइबल या जनजातियों की करते हैं, आदिवासी, आदि मतलब जो पहले के हैं, और वासी मतलब जो इनहैबिटेंट्स, रहने वाले। और इनफैक्ट जहां पर ये लोग रह रहे थे वहीं पर रह गए ये लोग, आगे नहीं बढ़े ये लोग, और विकास के स्तर को नहीं टच कर पाए। शुरुआत इन्होंने भी यहां से की, शिकारी और संग्राहक समाज से,
बागवानी तक पहुंचे, थोड़ा बहुत कृषि, वरना लगभग स्थिति वहीं की वहीं रह गई इनकी। लेकिन उसमें भी इनके अपने ज्ञान का स्तर है, इनका भी अपना ज्ञान है, मतलब ये भी तो ज्ञान है, बागवानी करना और जो भी कृषिगत कार्य करना, वो ज्ञान के बिना तो हो ही नहीं सकता है। ज्ञान का एक अच्छा स्तर है। तमाम ऐसे हैं जो इवन फिशिंग का भी काम करते हैं, मतलब पूरे विश्व के स्तर पर देखा जाए तो मछली पालन का भी काम करने वाली हैं। मछली पालन करने के लिए वो नाव का निर्माण करते हैं। नाव का बनना अपने आप में विज्ञान है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल वहां पे लागू होता है, यस, कि नाव कैसे तैरेगी पानी में, समुद्र में, तो पूरा ज्ञान है। फिशिंग का पूरा ज्ञान है उनको, उनको इसका ज्ञान है कि मतलब कहाँ पर मछलियाँ मिल सकती हैं, कहाँ पे सर्वाधिक हो सकती हैं, और वहीं पे पहुँचते हैं, वहाँ पे अपना जाल डालते हैं और अच्छी खासी मछलियाँ प्राप्त कर लेते हैं। तो मतलब कहने का है कि ये सब ज्ञान से ही है। इसके अलावा जो भी खेती छोटे लेवल पे ही खेती कर रहे हैं, लेकिन इस बात का ज्ञान कि कौन सा बीज किस समय, कौन सा मौसम चल रहा है, कितने टेम्परेचर की, कितने पानी की आवश्यकता है उसको, यस, ये सब ज्ञान है। कैलेंडर का ज्ञान होता है उनको। तो ऐसा नहीं कि मतलब वो उनके पास ज्ञान की कोई कमी है, अपने लेवल पर जितना है वो ज्ञान का स्तर एक बना हुआ है उनका, लेकिन इसके साथ साथ अपनी एक विशिष्टता उनकी अपनी है। तो जो आदिवासी या जो जनजाति लोग हैं, ये एक क्षेत्र विशेष में रहते हैं, उसको हम समुदाय कहते हैं। समुदाय का मतलब होता है कि जहां मतलब ऐसे लोग, एक क्षेत्र विशेष जहां पर लोग हैं और उनके बीच में हम की भावना है, वो समुदाय कम्युनिटी कहलाता है। इसलिए हम जो ट्राइबल सोसाइटी उसको ट्राइबल कम्युनिटी के नाम से जानते हैं, जनजाति समुदाय के नाम से जानते हैं। और वही मैं जो कह रहा था कि वासी मतलब जो रहने वाले हैं, जहां के थे वहीं के वहीं ये लोग रह गए। तो एक विशिष्ट ज्ञान अपना जो भी है इनका, और उसके साथ साथ उन्होंने अपनी एक संस्कृति काफी विकास किया। इसलिए इनको कहा जाता है कि इनके पास एक विशिष्ट संस्कृति होती है। जो आदिवासी हैं उनके पास विशिष्ट संस्कृति, और इसी से फिर ज्ञान, संस्कृति में ज्ञान का स्तर होता ही है। मतलब बिना ज्ञान के संस्कृति हो ही नहीं सकती। संस्कृति के बारे में आपको बताया कि मनुष्य की कृति है, तो जो कुछ आप बनाओगे बिना ज्ञान के थोड़ी आप बना सकते हो। तो अगर विशिष्ट संस्कृति है तो इसका मतलब विशिष्ट ज्ञान भी है। दोनों चीजें हैं, मतलब एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं। ज्ञान है तो संस्कृति है, संस्कृति है तो ज्ञान, कॉम्प्लीमेंट कर रही है दूसरे को, राइट। अब इनके इसी विशिष्ट ज्ञान और संस्कृति के रूप में अगर हम देखें तो एक बड़ा, एक प्रमुख तत्व है, और वो है जैव विविधता का ज्ञान और उसका संरक्षण करना। जैव विविधता का ज्ञान और वह उसका संरक्षण। दैट इज वन थिंग। इसके साथ एक और चीज है कि इनका अपना विशिष्ट धर्म भी होता है। उस विशिष्ट धर्म में जो, इनफैक्ट ये भी संस्कृति का ही हिस्सा है, धर्म भी संस्कृति का ही हिस्सा होता है। तो जो विशिष्ट धर्म इनका है, वो सभी लोगों ने शुरुआत जहां से की थी, इनफैक्ट इन्होंने भी वहीं से की थी, जैसे टोटेमवाद से, आत्मावाद से सबने शुरुआत की थी। तो टोटेमवाद का रूप अभी भी अच्छा खासा यहां पर दिखाई देता है। अभी टोटेमवाद क्या है? टोटेमवाद क्या है? तो टोटेमवाद का मतलब होता है पूर्वज की पूजा आराधना करना। एक टर्म यूज किया गया है टोटेम। तो टोटेम का मतलब होता है पूर्वज की पूजा आराधना करना। लेकिन कौन से पूर्वज की? जिस पूर्वज के बारे में जानकारी न हो आपको, मतलब आप अनुमान के आधार पर, विश्वास के आधार पर मानते हैं कि ये हमारा पूर्वज हो सकता है। और वो कौन हो सकता है? वो कोई भी, कोई पशु पक्षी, पेड़ पौधा, कुछ भी हो सकता है। तो टोटेमवाद मतलब पूर्वज, अज्ञात पूर्वज की पूजा, और ये कोई भी हो सकता है, यानी कोई पशु पक्षी, पेड़ पौधा, यस। तो अगर कोई, अब ऐसे देखिए, कोई किसी पशु पक्षी की या पेड़ पौधे की अगर कोई पूजा करेगा, तो जाहिर सी बात, और इसका एक खास बात
भी इसके साथ है, मतलब टोटेम बात के साथ, कि जिसकी हम पूजा करते हैं उसको हम नष्ट नहीं करते, उसको हम नुकसान नहीं पहुंचाते। जिसकी पूजा करोगे उसको कैसे नुकसान पहुंचा सकते हो? उसको तो अपना पूर्वज मानते हो आप, उसके तो आप वंशज हो, उसको कैसे नुकसान पहुंचा सकते हो आप? तो इस मान्यता के तहत जैव विविधता अपने आप का ज्ञान और प्लस उसका संरक्षण हो जाता है। तो ये सारी चीजें कनेक्टेड हैं। देखिए, कोई मतलब ऐसा नहीं कि कोई चीज सिखाई जा रही है कि ये चीज रट लो, ये रटने वाली चीज नहीं है। ये इसी को बोलते हैं संस्कृति। यही वो है, उनकी विशेष संस्कृति का हिस्सा बन जाता है सब कुछ, और वो पीढ़ी दर पीढ़ी अपना चलता रहता है उसी रूप में। हाँ, ये है कि इसको मेंटेन रखने के लिए, इसको बरकरार रखने के लिए और पीढ़ी दर पीढ़ी आराम से चलता रहे, तो इन लोगों ने एक और व्यवस्था कर रखी है। ट्राइबल सोसाइटीज में अक्सर देखा जाता है कि इनके पास यूथ डॉर्मेट्री होती है, युवा गृह होते हैं। युवा गृह, यूथ डॉर्मेट्री। ये एक गृह है, एक घर जैसा बना हुआ है। वहां पर जो यंगस्टर्स, टीनेजर्स होते हैं, लड़के लड़कियां, उनको वहां पर एक निश्चित समय के लिए बुलाया जाता है। वो जाते हैं वहां पर और उनको अपनी संस्कृति का ज्ञान कराया जाता है, उसके विषय में, उसकी अच्छाइयों के बारे में बताया जाता है। वो एक तरीके से उनके अंदर इनकलकेट किया जाता है। ठीक है, कौन करता है? तो जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं वो करते हैं, जिनको अच्छी तरीके से उसका ज्ञान है वो लोग करते हैं। तो ये सारी चीजें जो सांस्कृतिक, जो विशेष संस्कृति है, ज्ञान है, विशेष धर्म है, ये और इस तरीके से जो जैव विविधता का संरक्षण किया जा रहा है, सब उनके अंदर उड़ेल दिया जाता है। सब मतलब पूरी तरीके से उनको अच्छी तरीके से समझा दिया जाता है। अब वो उसको कैरी ऑन करेंगे अपने जीवन में। फिर आगे वो जब बड़े होंगे, बूढ़े होंगे, तो वो अपने बच्चों को वो सिखा देंगे। तो ये इस रूप में चलता रहता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये सब चीज़ें आपको यहाँ, जब आप इससे मतलब इसे तुलना कर रहे हैं मेन स्ट्रीम से, इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर नहीं है। और यही रीजन है कि ये सब चीज़ें हम भूलते जा रहे हैं। यहाँ पे जो संस्कृति थी उसको धीरे धीरे लोग अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे लोग इस चीज़ को मेंटेन किए हुए हैं काफ़ी हद तक। हालांकि प्रॉब्लम वहाँ भी धीरे धीरे आ रही है, जैसे जैसे मुख्य संस्कृति के संपर्क में आ रहे हैं वहाँ भी समस्याएं आ रही हैं, लेकिन अभी भी उन्होंने मेंटेन किया हुआ है इस चीज़ को। अब इसी चीज़ को दिखाने के लिए जो जैव विविधता इनका है, या इस प्रकार का जो ज्ञान है इनका, तो उसको आप कुछ उदाहरणों से आप दिखा दीजिए कि मुंडा जो जनजात के लोग हैं, उनके बारे में रिसर्च किया गया, पाया गया कि उनको 71 विभिन्न जंगली पौधों को उगाने और उनका प्रयोग करने की जानकारी थी। उसमें अधिकांश पत्तियों से संबंधित था, जिनका प्रयोग मतलब वेजिटेबल्स से लेकर के और औषधि तक, औषधि बनाने तक के रूप में उसका प्रयोग करते थे। ठीक है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की जनजातियों के रिसर्च में पाया गया कि वहाँ पेड़ों और पौधों को पवित्र उपवन माना गया, पवित्र उपवन के रूप में माना गया है। सैक्रेड ग्रुप्स कहते हैं इंग्लिश में उसको, तो उस रूप में उनको माना गया है। तो माना गया है तो उनकी पूजा आराधना भी करेंगे, उनका संरक्षण करेंगे वो लोग। तो उसी के अंतर्गत तमाम, जैसे कि सिमली पेड़ जो है उसको देवी दुर्गा के समतुल्य माना गया, और उसकी पूजा लोग दशहरा के समय में करते हैं। पेड़ की पूजा दुर्गा के समतुल्य मान करके उसकी पूजा दशहरा के समय में करते हैं, राइट। इसके साथ साथ कुसुम का जो पौधा है उसको बसारी देवी का रूप मानते हैं और उसकी पूजा करते हैं लोग। साल का जो पेड़ होता है ना, साल, उसको गांव का प्रमुख देवता माना जाता है और इस रूप में उसकी पूजा की जाती है। ठीक है, ऐसे ही आप ओडिशा की बात कीजिए तो वहां पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ओडिशा की पौड़ी भुइयां, पौड़ी भुइयां जनजात के लोग, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, पौड़ी भुइयां, ये लोग बेल और अश्वत्थ को, बेल का जो पेड़ होता है ना, हालांकि बेल के पत्ते की पूजा तो यहाँ पे भी कि मुख्य धारा के स्तर पे भी देखा गया है करते हुए। बेल और अश्वत्थ, इसकी पूजा ये लोग करते हुए पाए गए।
ठीक है। इसी तरीके से अगर हम और भी बात करें कि कैसे संरक्षण के रूप में अगर हम बात करते हैं, तो चलिए अंडमान आइलैंड चलते हैं। वहाँ पर ओंगे जनजाति के जो लोग हैं, हालांकि वो तो पीवीटीजी के रूप में, इनफैक्ट के रूप में उनको मान लिया गया है। मतलब पहले उनको प्रिमिटिव ट्राइब कहा जाता था, लेकिन अब नाम बदल दिया गया है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, पीवीटीजी के नाम से जाना जाता है। वहाँ की जितनी भी जनजातियाँ हैं, यस, मतलब जो प्रमुख जनजातियाँ वहाँ की अंडमान की हैं, वो प्रिमिटिव ट्राइब के रूप में जानी गई हैं, जिसको आज हम पीवीटीजी, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप के नाम से हम आज समझ रहे हैं, जान रहे हैं। ठीक है, मतलब ओंगे, सेंटिनली, ग्रेट अंडमानी, ये सब जो वहाँ की प्रमुख जनजातियाँ हैं, शोम्पेन, यस। उसमें ओंगे की अगर हम बात करें तो ये लोग सुअर का शिकार करते हैं, जंगली सुअर का शिकार करते हैं। लेकिन कैसे, और उसका संरक्षण कैसे करते हैं? तो ऐसा ना हो कि सुअर का शिकार करने में सुअरों को ही पूरा खत्म कर देंगे, ऐसा नहीं करते हैं। देखिए संरक्षण कैसे करते हैं और क्या टेक्निक है इनकी। मतलब हैरानी होती है इसको जान करके कि कितनी समझ है इन लोगों को इन सब चीज़ों की। यस, और वो कैसे इनके अपने संस्कृति का हिस्सा बन जाता है। जब कोई भी एक ओंगे किसी सुअर का शिकार करता है, तो जिस इलाके में वो शिकार किए रहता है, तो क्या करता है वो कि उस इलाके का, उस क्षेत्र का, उस जंगल का जो सबसे बड़ा पेड़ है, उसकी एक शाखा को आधे पर से काट देगा, तोड़ देगा उसको आधे पर से। मतलब ऐसा ना हो कि पूरे को ही तोड़ दे, चाहे ऐसा नहीं है, आधे पर से उसको काटेगा या उसको तोड़ेगा, तोड़ के छोड़ देगा वैसे। अब मान लो कि कोई दूसरा ओंगे वहां पे पहुंचता है शिकार करने के लिए, तो सबसे पहले देखेगा कि यहाँ पे जो सबसे बड़ा पेड़ है उसकी कोई शाखा टूटी तो नहीं है आधे पर से। और अगर पाता है कि ये सबसे बड़ा पेड़ है और उसकी एक शाखा आधे पर से टूटी हुई है, तो फिर वो क्या करेगा, वहां से वो हट जाएगा। वो समझ जाएगा कि इसका मतलब कि यहाँ पर हाल ही में एक सुअर का शिकार किया गया है। और कब तक शिकार नहीं किया जाएगा वहां पर, जब तक कि वो जो शाखा जो टूटी है वो जब तक पूरी तरीके से सूख न जाए। पूरी तरीके से सूख जाने के बाद अब फिर से वो शिकार करने के योग्य वो क्षेत्र हो चुका है, अब वहां पर दोबारा शिकार किया जा सकता है। अब देखिए कितना, क्या इनकी टेक्निक है, किस तरीके से मतलब उस मतलब एक जंगली जानवर का शिकार करने के साथ साथ संरक्षण भी कर पा रहे हैं। इस बृहद ज्ञान है, बहुत अच्छा ज्ञान है इनका, और इसके इस तरीके से अपने आप को ये लोग मेंटेन किए हुए, राइट। इसके अलावा जब वन अधिकार अधिनियम दिया गया इनको, अधिनियम के अंतर्गत जो अधिकार दिया गया इनको, वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जब इनको, मतलब उस इनैक्टमेंट के तहत जब इनको अधिकार दिया गया है, तो उसमें अधिकार के अंतर्गत जैव विविधता के संरक्षण की भी बात वहाँ पर स्पष्ट की गई है कि चूंकि ये लोग करते चले आ रहे हैं तो इनको इस चीज़ में प्रमोट किया जाए। लघु वन उत्पाद का प्रयोग ये लोग करेंगे, अपने अपने लिए करेंगे, और कमर्शियल पर्पस पे भी ये लोग कर सकते हैं। ये सब अधिकार उनको दिया गया है। अब उसी संदर्भ में जो लोग जिस चीज़ का काम, जिस प्रकार का काम कर रहे थे, जिस काम में दक्ष थे, वो काम दे दिया गया उनको करने के लिए, करो इस काम को। तो उसी में जैसे हम अगर महाराष्ट्र की बात करें, अभी हाल ही की बात करते हैं, महाराष्ट्र में जैसे कि 2014 में चंद्रपुर और गढ़चिरौली, अमरावती, मतलब ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो चंद्रपुर और गढ़चिरौली में वहाँ की जो जनजातियाँ थीं, उनको बांस, चूँकि वो बांस की खेती पहले भी करती थीं और उसका प्रयोग करते थे वो लोग, यस, तो उसका अधिकार उनको दिया गया कि उसको कैरी ऑन करो। उन्होंने 3 साल के अंदर उत्पादन को डबल कर लिया, अपने ज्ञान के आधार पर उसको डबल कर लिया। बस यही था, अधिकार नहीं मिल पा रहा था, अब अधिकार मिल गया उनको, डबल किया। और साथ साथ अब वो जो मर्चेंट्स जो आते थे, मतलब आते हैं, अब बार्गेनिंग पावर भी उनके हाथ में आ गई है, बार्गेन भी कर ले रहे हैं। ये नहीं कि मतलब आप तय करोगे बाहर से आकर के और हम जो कहोगे वो हम कर देंगे, नहीं, प्रॉपर बार्गेनिंग हो रही है और इनके फेवर में आ गया है वो सब कुछ। ठीक है, अमरावती में, अमरावती के जो जनजातियां हैं, अपने अधिकारों को प्राप्त करके
न केवल बांस की खेती बल्कि आंवला और टीक की खेती भी वो लोग करने लग गए। यस, सागौन कहते हैं ना, सागौन की खेती करने लगे लोग। और इसके साथ साथ नमी संरक्षण का काम पहले से कर रहे थे लोग, उसको मेंटेन किए हुए। तो ये सब इसी का पार्ट है, उनके उसी ज्ञान का हिस्सा है। कुछ एक एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं इसमें, लेकिन आप सारे नहीं दे सकते हैं, मतलब ये अपने आप में पर्याप्त है, इसमें से भी आप इतना नहीं दे पाएंगे। तो इसके आधार पर आप इन चीज़ों को लिखेंगे। इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फिर भारत सरकार ने कुछ फर्दर कुछ कानून लेकर के मतलब आई है। और जैसे कि द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 में पारित किया गया, और इसके साथ साथ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट्स एक्ट 2001 में पारित किया गया था, ताकि इनको इनके अधिकार, इससे संबंधित बायोडाइवर्सिटी से संबंधित जो इनके अधिकार हैं उसको दिया जाए, और इसके माध्यम से जो संरक्षण का काम कर रहे हैं वो करते रहें। और इसके साथ साथ मतलब पेटेंट से रिलेटेड जो अधिकार है और जो हो सकता है वो तो दिया ही जा रहा है इनको। फाइन। अब इसमें देखिए एक और चीज़ कि कैसे इनके इस ज्ञान का प्रयोग करके आज जो बड़ी बड़ी जो वैज्ञानिक संस्थाएं हैं वो ड्रग्स का भी निर्माण कर रही हैं। यस, तो उसका एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ कि द ट्रॉपिकल एंड बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, TBGRI, द ट्रॉपिकल एंड बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट TBGRI ने 1987 में केरल के कानी जनजाति से मिलकर के, कानी जनजात से मिलकर के एक ड्रग का निर्माण किया। ये कानी जनजात के लोग आरोग्य पाचा पौधे से उसकी पत्तियों से दवा बनाते थे, जिसका प्रयोग कई चीजों में किया जा रहा था। तो उसी चीज को लेकर के और TBGRI ने एक ड्रग का निर्माण किया जिसका नाम है जीवनी ड्रग। जीवनी के नाम से इस ड्रग का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, तो इस रूप में और इसी तरीके से आप तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि इनके ज्ञान का प्रयोग करके आज हम अपने लिए चीज़ों का मतलब काम कर रहे हैं। ऐसे आपने सुना होगा कि जब सुनामी 2004 में आया था, तो वही अंडमान की जो जनजातियां हैं उनको 24 घंटे से पहले ही उनको पता चल गया था कि सुनामी आने वाला है, जो हमारा मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट नहीं बता पाया था। इनफैक्ट अमेरिकन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट बताने में सक्षम नहीं था, और उनके पास उस बात का ज्ञान था। तो इनका कई बार ऐसा ज्ञान का बहुत विशिष्ट है, हम उसका प्रयोग करके बहुत विशेष प्रकार की चीज़ों को पे हम काम कर सकते हैं। कुछ जगहों पे हम कर भी रहे हैं, कुछ और जगहों पर करना बाकी है। यस, तो इस रूप में और बात जैसे हम अभी यूथ डॉर्मेट्री की कर रहे थे, तो इसके माध्यम से जो अपनी संस्कृति को वो मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ट्रांसफर करते हैं, उसमें कुछ एक नाम आप दे सकते हैं, जैसे भोटिया जनजात के लोग उत्तर प्रदेश के, ये लोग रंग बंग नाम से इनका युवा गृह होता है, रंग बंग के नाम से। खासी जो है चांग, उनके पास जो है उसको चांग कहते हैं। जुआंग जनजात के लोग दरबार के नाम से करते हैं, और उरांव जनजात के लोग धुमकुरिया के नाम से करते हैं। मुरिया और गोंड जनजात के लोग घोटुल के नाम से, GHOTUL, घोटुल के नाम से अपना युवा गृह चला रहे हैं। तो इस तरीके से अपने विशिष्ट सांस्कृतिक और ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ट्रांसफर भी कर रहे हैं। और साथ साथ अब हम ये भी देख रहे हैं कि दोनों के बीच में एक धीरे धीरे इंटरेक्शन भी बढ़ रहा है, मतलब मुख्य धारा और इनके बीच में धीरे धीरे एक संपर्क और इंटरेक्शन बढ़ रहा है। तो इस ढंग से आप अपना उत्तर कंप्लीट करेंगे, इस तरीके से आप इसको लिखें। ठीक है, तो ये पहला आपका प्रश्न था। उसके बाद हम बात करेंगे, अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण की प्रक्रिया में गिग इकोनॉमी की भूमिका का परीक्षण कीजिए। तो इसमें एक तो महिलाओं का सशक्तिकरण, गिग इकोनॉमी और इसकी भूमिका का परीक्षण करना। ओके,
देखिए, सशक्तिकरण की जब हम बात करते हैं तो इसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो सामाजिक, मतलब सबसे पहले तो आर्थिक सशक्तिकरण, आर्थिक रूप में, कि आर्थिक रूप में जो अभी तक प्रोडक्टिव नहीं माना गया है महिलाओं को, तो उनको ऐसी भूमिका में लाया जाए कि वो प्रोडक्टिव हो, अपना काम करें। दैट इज वन। सेकेंडली ये कि डिसीजन मेकिंग में आए। डिसीजन मेकिंग में अभी तक नहीं थी, अब डिसीजन मेकिंग में आए वो, निर्णय प्रक्रिया में, तो राजनीतिक स्तर पर लाया जाए। और ये जब होगा तो सामाजिक सांस्कृतिक अपने आप होने लग जाएगा। सामाजिक सांस्कृतिक सशक्तिकरण मतलब उनकी स्थिति समाज में बेहतर होने लग जाएगी। तो सशक्तिकरण को इन तीन संदर्भों में देखा जाता है। ठीक है, बाकी आप कह सकते हैं जैसे आर्थिक रूप में हो रहा है तो उसको भी हम कहेंगे सशक्तिकरण, लेकिन प्रॉपर वे में तब होता है जब तीनों स्तर पे हो जाए। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं मतलब एक तो मतलब हो गया कि सशक्तिकरण, मतलब सशक्तिकरण का मतलब क्या होता है। अब आइए गिग इकोनॉमी की बात करते हैं। गिग इकोनॉमी क्या है? ये बेसिकली एक स्वतंत्र बाजार प्रणाली है जहां जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कम समय के लिए, अल्प समय के लिए, अल्पावधि के लिए श्रमिकों, जो स्वतंत्र श्रमिक हैं उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उनके साथ अनुबंध करते हैं कुछ समय के लिए। मतलब उनको बुलाया, चलो भाई 1 साल के लिए, 2 साल के लिए काम करना है, इस रूप में काम करना है, ये पेमेंट लो और अपना काम करो। यस, लेकिन चूंकि इनको किसी प्रकार का सामाजिक सुरक्षा प्राप्त नहीं है यहाँ पर, इसलिए इसको इनफॉर्मल सेक्टर के समतुल्य मान लिया गया है। वही अनौपचारिक क्षेत्र के समतुल्य हो गया, क्योंकि सुरक्षा नहीं मिली हुई यहाँ पर। काम तो मिल रहा है करने को, कुछ स्टाइपेंड भी मिल रहा है, लेकिन चूंकि सामाजिक सुरक्षा नहीं मिली हुई है इसलिए इनफॉर्मल सेक्टर के समतुल्य हो जाता है। राइट, तो एक तो ये कि मतलब गिग इकोनॉमी क्या चीज है। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ने अपने एक रिपोर्ट से इस बात को स्पष्ट किया है कि भारत में टोटल, मतलब केवल महिलाओं की बात नहीं कर रहे, टोटल सबकी बात अगर करें तो लगभग 1.5 करोड़ लोग गिग इकोनॉमी से जुड़े हुए हैं, मतलब एक श्रमिक के रूप में काम कर रहे हैं। 1.5 करोड़ लोग श्रमिक के रूप में कार्यरत है भारत में। अभी हाल ही में, मतलब 2020 में ये रिपोर्ट आई थी। और जैसा कि आपको बताया मैंने कि ये अनौपचारिक क्षेत्रक है, उसमें महिलाएं काम कर रही हैं। महिलाओं की बात कर रहे हैं तो महिलाएं उसमें विभिन्न स्तरों पर काम कर रही हैं। यस, और उनकी संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। तो जैसे जैसे काम कर रही है उनकी संख्या बढ़ रही है, तो इसका मतलब उनका सशक्तिकरण तो हो ही रहा है, वो तो हो ही रहा है। ठीक है, तो उनका काम में आना, अर्न करना उनके सशक्तिकरण को दिखा रहा है, पॉजिटिव डायमेंशन को दिखा रहा है। लेकिन हम कुछ नेगेटिव डायमेंशंस को भी देखेंगे क्योंकि परीक्षण करना है इसका, तो नेगेटिव चीज़ों की भी बात यहाँ पर हम जरूर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि किन किन तरीके से महिलाएं जो है वो विभिन्न प्रकार के कार्यों में कैसे आ रही हैं, और उसका मतलब गिग इकोनॉमी से उसका रिलेशन तो है ही। जैसे कि कृषिगत स्तर पे हम देखें तो हाल के दिनों में जब, जैसे भूमंडलीकरण के बाद जब व्यावसायिक विविधीकरण बढ़ा है, तो पुरुष जो है उसको काम मिलने लगा बाहर, शहर की तरफ भागने लगा वो गांव से। अब गांव में पुरुष श्रमिकों की संख्या दिन ब दिन कम होती चली गई, तो उस काम को कौन करेगा? कृषि के स्तर पर जो श्रमिकों की आवश्यकता है उस काम को कौन पूरा करेगा? तो उस काम को करने के लिए फिर महिलाएं आ गई, उनके घर की महिलाएं करने लगी। तो इस रूप में क्या हुआ? इसको बोलते हैं कृषि का स्त्रीकरण, फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि का स्त्रीकरण होना। तो इसमें पॉजिटिव ये है कि महिलाओं को काम मिलने लगा, मतलब पहले भी करती थी लेकिन अब संख्या लगातार बढ़ती चली गई, क्योंकि अब पुरुषों की जगह पे काम करने लगी हैं वो। तो उनकी संख्या का बढ़ना और मतलब बाहर जा करके और उत्पादक के रूप में काम करना उनके सशक्तिकरण को दिखा रहा है। लेकिन नकारात्मक पहलू इसमें यह है कि कृषि का स्त्रीकरण किया गया, फेमिनाइज कर दिया गया उसको। फेमिनाइज का मतलब पॉजिटिव नहीं होता है। फेमिनाइज करने का मतलब यह कि उसका कहीं ना कहीं उसके कार्य का अवमूल्यन हुआ है। मतलब कहने का ये कि एक काम जो पुरुष कर रहा है तो उस काम के एवज में जो कुछ वो प्राप्त कर रहा है, मान लो कि दिन में पूरे दिन उसने काम किया और सपोज कि उसकी मजदूरी बनती है 600 रुपये, पूरे दिन भर की मजदूरी उसकी 600 रुपये की बनती है मान लेते हैं।
लेकिन वही काम जब एक महिला करेगी तो उसको 150-200 रुपये दिया जाता है, मतलब 1/3 1/4 इस रूप में दिया जाता है। तो क्या हुआ, उसके उसके कार्य का अवमूल्यन इस रूप में हो गया। और इस तरीके से न केवल कृषि का स्त्रीकरण हुआ है बल्कि गरीबी का भी स्त्रीकरण हो गया, गरीबी का भी स्त्रीकरण हो गया। देखिए कैसे, तो मान लीजिए कि महीने में 20 दिन काम कर रहे हो, ठीक है, मिलना कितना चाहिए, मिलना चाहिए 600 रुपया पर डे के हिसाब से। तो हुआ कितना, महीने का 12,000 रुपया हुआ। ये तो एक स्टैंडर्ड हो गया कि मिलना चाहिए, लेकिन मिल कितना रहा है, तो 20 डेज और मान लेते हैं 200, मतलब यही होता है 1/3 या 1/4 के उसमें होता है। मिला कितना, 4,000, यही हुआ ना। अब कितने की कमी आ गई इसमें, 8,000 की। तो जो 8,000 उस महिला को मिलना चाहिए था और महीने का, वो नहीं मिल रहा उसको। तो इसका मतलब कि हर महीने वो 8,000 रुपए से क्या बन रही है, गरीब बन रही है। हर महीने वो आप बाई 8,000 रुपीज वो गरीब बन रही है। इसी को बोलते हैं गरीबी का स्त्रीकरण। तो न केवल कृषि का स्त्रीकरण हो रहा है बल्कि साथ साथ गरीबी का भी, क्योंकि उसके कार्य का अवमूल्यन हो रहा है। कृषि का स्त्रीकरण के साथ साथ कार्य का अवमूल्यन जैसे गरीबी का स्त्रीकरण हो गया। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट, कि भूमंडलीकरण के बाद भूमंडलीकरण ने क्या किया कि उपभोक्तावाद को बढ़ाया। सब लोग बहुत बड़े स्तर पे उपभोक्ता बनने लग गए, सामान आसानी से मिलने लगा लोगों को। अभी पैसे नहीं है, आप फाइनेंस करवा लो, मोबाइल खरीदना है, टीवी खरीदनी है, वॉशिंग मशीन खरीदना है, सब लोग मतलब खरीद ले लगे, धीरे धीरे करके पे करते रहेंगे। तो उससे अब क्या होगा कि जो भी इनकम तो उस हिसाब से बढ़ी नहीं लोगों की। तो अब जो भी इनकम थी पुरुष की, चाहे वो मतलब निम्न वर्गीय हो या निम्न मध्यम वर्गीय हो, अब उसको घर चलाना उसके लिए मुश्किल होने लग गया। जो बेसिक नीड्स थी अब वो पूरी नहीं हो पा रही हैं उसकी। तो जिसके चलते महिलाओं के ऊपर प्रेशर पड़ा। अब घर में महिलाएं हैं बाकी, या एक महिला है, तो उसको काम पे आना पड़ा। अब वो कौन सा काम करेगी, तो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, वो उसको जो भी काम में दक्ष है, वो जैसे सिलाई कताई बुनाई कढ़ाई ये सब काम में महिलाएं अक्सर दक्ष होती हैं, तो वो काम उसको देने लगा। बोला कि तुम एक सिलाई मशीन अपने पास रखो और हम तुमको काम दे रहे हैं, तुम दिन भर अपना काम करो, उसके बदले में तुमको कुछ पैसे मिलते रहेंगे। तो पैसे वो बहुत कम दे रहा है, बहुत कम से कम दे रहा है पैसे, ज़्यादा नहीं दे रहा है, लेकिन हाँ जो भी थोड़ा बहुत मिल रहा है तो उससे जो घर की जो समस्या थी, कम से कम समस्या अब उतनी नहीं रही, थोड़ी बहुत उसमें निजात मिली है। यस, तो इस रूप में भी महिलाओं का सशक्तिकरण, इसको हम बोलते हैं गृहस्थी श्रमिक के रूप में महिलाएं काम कर रही हैं, गृहस्थी श्रमिक के रूप में। लेकिन यहां पर भी कार्य का कार्य का स्त्रीकरण और गरीबी का स्त्रीकरण यहां पर भी हुआ है। अच्छी बात यह है कि सशक्तिकरण हो रहा है, अच्छी बात यह है कि महिलाएं पैट्रियार्की को भेद रही हैं, पितृतंत्र को। अच्छी बात यह है कि महिलाएं अब डोमिनेंट बन रही हैं। अच्छी बात यह है कि महिलाएं अर्न कर रही हैं। अच्छी बात यह है कि महिलाएं डिसीजन मेकिंग में आ रही हैं। लेकिन बुरी बात यह है कि उनके कार्य का अवमूल्यन हो रहा है, कार्य का स्त्रीकरण हो रहा है, गरीबी का स्त्रीकरण हो रहा है, ये सब सारी चीजें, ये नकारात्मक पहलू इसका है। तो दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं, परीक्षण इसी रूप में करोगे ना। यस, उसके बाद और इनकी संख्या, जैसे कि चूंकि लोगों की मतलब इनकम थोड़ी थी कंपैरेटिवली, जैसे मिडिल क्लास के लोग हैं उनकी इनकम पहले से ठीक हुई है, तो अब अक्सर देखा जा रहा है कि लोग अपने घर में मेड रखना पसंद कर रहे हैं, मेड से काम करवाना पसंद कर रहे हैं। छोटे छोटे शहरों, बड़े शहरों में तो पहले था ही, लेकिन अब छोटे शहरों में भी ऐसा होने लगा। यहाँ तक कि अब तो गाँव में भी लोग करना शुरू कर दिए। तो मेड के रूप में अपनी सर्विस देने के लिए जो महिलाएं, गरीब परिवार की महिलाएं वो आने लगी, तो उनको भी अपनी एक अर्निंग मिलने लगी, और इस रूप में भी महिलाओं को एक उत्पादक के रूप में या अर्न करने के रूप में काम करने का मौका मिला, एक अर्नर के रूप में काम करने का मौका मिला।
ठीक है, तो इस रूप में हम इसको देखेंगे। दुनिया भर की दुकानें खुलने लग गई, इतना सारा सामान आ रहा है, बन रहा है, तैयार हो रहा है, तो कहाँ बिकेगा? यस, तो उसके लिए बहुत सारी दुकानें चाहिए। तो पहले की तुलना में दुकानों की संख्या में भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। अब उन दुकानों में सामान बेचने के लिए सेल्स बॉयज़ और सेल्स गर्ल्स चाहिए। तो बॉयज़ तो चलो ठीक है, काम कर ही रहे थे, लेकिन अब गर्ल्स भी आने लग गई ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। तो इस रूप में भी इनकी संख्या बढ़ने लगी। मतलब एक एक को काउंट करो ना, आप देखो, तभी तो आपको एग्जैक्टली आप बता पाओगे ना। ठीक है, इसके साथ साथ बीपीओ इंडस्ट्री का आना, उसने भी महिलाओं को काम दिया। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, विदेशी कंपनियां हैं, वो उनके यहाँ पे लोग नहीं है काम करने के लिए, उनके पास मैन पावर की कमी है। तो वो कह रहे हैं कि तुम मतलब तो टेक्नोलॉजी से सारा काम हो रहा है। यस, ऑर्डर लेना है और उसके हिसाब से मतलब ऑर्डर प्लेस करना है, जो टेक्नोलॉजी की बदौलत, इंटरनेट की बदौलत सब हो जाएगा, कंप्यूटर चाहिए एक बस। तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया यहाँ की कुछ कंपनियों को, जिसको बीपीओ इंडस्ट्री के रूप में जाना गया, और उसमें सबको, लड़के लड़कियों सबको काम मिलने लगा, ठीक ठाक सैलरी पाने लगे लोग। तो इस रूप में भी उनका सशक्तिकरण। लेकिन इसके साथ नेगेटिव चीज़ क्या है कि ज़्यादातर जो बीपीओ हैं वो रात में काम करते हैं, क्योंकि तमाम जो विकसित देश हैं उनके साथ हमारा एक एक 36 का आंकड़ा समय को लेकर के है, कि जब हमारे यहाँ दिन होता है तो उनके यहाँ रात होती है, और जब उनके यहाँ दिन होता है तो हमारे यहाँ रात होती है। तो काम तो कोई उनके लिए तो अपने हिसाब से करेंगे ना, वो तो अपने जब दिन में काम कर रहे होते हैं, तो हम रात में, हमारी हमारी कंडीशन रात की होती है। यस, तो इसलिए उनके लिए हमको रात में काम करना पड़ता है। अब लड़कियों को रात में काम के लिए जाना ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पर, उनके लिए थोड़ा सा बहुत खतरनाक भी है। ये सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कई बार घटनाएं भी घटित हो चुकी हैं। यस, इसके साथ साथ वहाँ का एक बहुत गंदा कल्चर भी डेवलप हो रहा है। यस, एक जो अल्ट्रा मॉड कल्चर जो डेवलप हो रहा है, वो हो रहा है। कार्ड कल्चर डेवलप हो रहा है, जिसकी वजह से लोगों में मतलब बहुत ज़्यादा उपभोक्तावाद बढ़ रहा है, और आगे चल कर के उनमें मतलब जब उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं लोग, इनकम कम है, तो डिप्रेस हो जा रहे हैं लोग, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं लोग। यस, इसके साथ साथ रात में काम करने की वजह से उनकी क्षमता जो है प्रभावित हो रही है। क्षमता में प्रजननता की जो क्षमता है वो प्रभावित हो रही है, बच्चे पैदा करने में दिक्कत हो रही है। तो दुनिया भर की समस्याएं हैं जो सामने आ रही। तो अच्छाई ये है कि सशक्तिकरण हो रहा है, और वो सारी चीज़ें जो भी आपको बताई मैंने, और बुराई इस रूप में भी हमारे सामने आ रही। ठीक है, और इसके साथ साथ सहकारिता के स्तर पर महिलाओं को काम करने का मौका मिला। अमूल की एक, अमूल को हम देखें, अमूल आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, अमूल दूध जो आता है ना, दूध 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 नहीं आता है, ऐड आता है उसका। तो अमूल दूध के स्तर पर पाया गया कि सेवा की मदद, SEWA, सेल्फ एम्प्लॉयड विमेंस एसोसिएशन की मदद से 6,000 से अधिक संगठन, महिला संगठन काम कर रहे हैं, और 1 लाख से अधिक महिलाओं को रोजगार मिला हुआ है। तो एक उसकी भूमिका। उसके बाद लिज्जत पापड़ की बात करें, लिज्जत पापड़ में आज के समय में 45,000 महिलाओं को रोजगार मिला हुआ है। ये भी कोऑपरेटिव सिस्टम है, सहकारिता। और फिर हम सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात करेंगे, स्व सहायता समूह की, जिसमें अच्छी मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप, महिलाओं के स्तर पर जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उनकी संख्या ही 44.5 लाख। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी महिलाएं इसमें काम कर रही हैं। ठीक है, तो इस रूप में मतलब सशक्तिकरण हो रहा है, और साथ साथ उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं। तो दोनों चीज़ों को लेकर के, सकारात्मक और नकारात्मक, इन दोनों चीज़ों को लेकर के आप क्या बताएंगे, आप इसका प्रॉपर तरीके से परीक्षण कर पाएंगे। इस तरीके से इसका परीक्षण करके आप इसको दिखाएंगे कि मतलब एग्जैक्टली ये किस तरीके से चीज़ें वर्क कर रही हैं, कैसे काम कर रही हैं। राइट, आइए अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत के प्रमुख शहरों में आईटी उद्योगों के विकास से उत्पन्न होने वाले मुख्य सामाजिक आर्थिक प्रभाव क्या हैं? प्रमुख शहरों में आईटी उद्योगों के विकास से उत्पन्न होने वाले मुख्य सामाजिक आर्थिक प्रभाव। इस प्रभाव को हम लोग दो तरीके से देखते हैं। ठीक है, एक तो जो प्रभाव है
सामान्य स्तर पर और दूसरा महिलाओं के स्तर पर। एक चीज का ध्यान रखिएगा, मैं आपको बता देता हूं कि अगर मान लीजिए कि ये प्रश्न, इस प्रश्न में आईटी उद्योग का नाम लेकर के केवल यही बोलता कि प्रमुख शहरों में, तो इसमें एक चीज और मैं जोड़ देता या आपको जोड़ना पड़ता, और वो है स्लम, मलिन बस्ती। लेकिन चूंकि आईटी उद्योग की बात यहां पर की जा रही है, तो आईटी उद्योग में स्लम की गुंजाइश नहीं होती है, ठीक है। तो इसलिए मैं उसको नहीं ले रहा हूँ, उस वाले पार्ट को नहीं ले रहा हूँ। तो अभी मैं इन्हीं दो पे लेके बात कर रहा हूँ, सामान्य स्तर पर और महिलाओं के स्तर पर, और इनको फर्दर हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक और नकारात्मक, और इधर भी सकारात्मक नकारात्मक को ले लेते हैं। तो एक तो ये कि मतलब समय के साथ आईटी उद्योग का विकास बहुत तेजी से बढ़ा है, जिसकी जरूरत लगातार बढ़ती जा रही है। यस। और जब उस रूप में काम होने लगा, तो काम होने के साथ साथ इसके बहुत सारे आयाम हमारे सामने आते ही हैं, इसके प्रभाव हमारे सामने आते हैं। उन्हीं चीज़ों की हम चर्चा करेंगे। तो पहले हम सामान्य स्तर पर देखते हैं कि सकारात्मक चीज़ें क्या है, किस रूप में देखा जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ कि एक अच्छे लेवल पर इंफ्रास्ट्रक्चर अवसंरचना का विकास हुआ, एक बहुत ही अच्छे लेवल पर, सुदृढ़ स्तर पर अवसंरचनात्मक विकास हुआ, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात और संचार की सुविधाओं को आप दिखाएंगे। एक अच्छे लेवल, बृहद स्तर पर वो चीज़ें काम करने लगी हैं। यस, बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि तमाम जो मूलभूत नागरिक सुविधाएं जिनकी आवश्यकता होती है, वो भी अच्छे लेवल पर यहाँ पे काम करती है। तो जो सिविक एम्यूनिटीज़, नागरिक सुविधाएं जो चाहिए हमें, वो सब चीज़ें अच्छी तरीके से मिल रही हैं, राइट। विकासात्मक वातावरण होता है, यहाँ का वातावरण है वो डेवलपमेंटल है, प्रोग्रेसिव है, उसमें मतलब कहीं कोई इप्स एंड बट्स है ही नहीं, बहुत अच्छी तरीके से वो सब चीज़ें काम कर रही हैं, और लगातार विकास के पथ पर वो शहर और लोग बढ़ रहे हैं। शिक्षा की महत्ता है यहाँ पर, शिक्षा से ही सब कुछ चल रहा है, ये बिना शिक्षा के कुछ संभव ही नहीं है। मतलब आईटी उद्योग का होना अपने आप में शिक्षा को ही दिखाता है, और इसके साथ साथ और भी आयाम खुलते हैं शिक्षा के। तो शिक्षा की महत्ता है, और साथ साथ स्वीकृति, लोग भी, केवल महत्ता का मतलब ये नहीं कि सब इंस्टीट्यूशंस खुले हुए हैं, लोगों की स्वीकृति है, लोग अपने बच्चों को वहाँ पर पढ़ने के लिए भेज रहे हैं। तो मतलब एक अच्छे लेवल पर, शिक्षा के लेवल पर काम हो रहा है। यहाँ पर सृजनशीलता और नवाचार को बढ़ावा खूब है, और इसलिए लोग नवाचारी बनते हैं, सृजनशील बनते हैं, वो उस प्रकार की शिक्षा प्राप्त करते हैं जिससे कि उसको प्रमोशन और भी अच्छी तरीके से मिले। यस, बच्चों के उज्जवल भविष्य की असीम संभावनाएं यहाँ पर हैं। इनफैक्ट उसका भी संबंध शिक्षा के साथ ही है। तो विविध शिक्षा के जो आयाम हैं, उसमें बच्चे अलग अलग अपनी अपनी पसंद के अनुसार उसमें जा रहे हैं, और अच्छे भविष्य को प्राप्त कर रहे हैं, उज्जवल भविष्य को प्राप्त कर रहे हैं। चूंकि यहाँ पर व्यावसायिक विविधीकरण बहुत तेजी से बढ़ा है, लगातार होता जा रहा है, और इस रूप में जो कई प्रकार के मतलब उच्च स्तरीय और मध्यम स्तरीय रोजगार बढ़े हैं, इसने क्या किया कि मध्यम वर्ग की संख्या को खूब बढ़ाया है। मध्यम वर्गीय लोगों की संख्या में बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुई है, राइट। और इसीलिए यहाँ पर एक अच्छी खासी संख्या में लोगों की स्थिति काफ़ी अच्छी दिखाई देती है, क्योंकि मध्यम स्तरीय लोग ठीक ठाक होते ही हैं, तो अच्छी खासी संख्या में लोग अच्छे लेवल पर दिख रहे हैं। मतलब उनकी आर्थिक स्थिति, उनकी सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, ये सारी स्थितियाँ अच्छे लेवल पर दिखाई देती हैं। फाइन। आर्थिक सशक्तिकरण, यस, आर्थिक सशक्तिकरण हो रहा है। प्रोग्रेस, जो शहर है प्रोग्रेसिव है, आर्थिक गतिविधियां काम कर रही हैं, व्यावसायिक विविधीकरण काम कर रहा है, लोगों का उसके साथ जुड़ाव हो रहा है, तो उस रूप में सभी लोगों का, जितने भी लोग हैं, सबका आर्थिक रूप में सशक्तिकरण हो रहा है। यस, तमाम नए नए व्यवसाय, नए नए आयाम खुल रहे हैं। यस, तो इस रूप में उस सशक्तिकरण के स्तर को, आर्थिक सशक्तिकरण के स्तर को देखा जा सकता है। नागरिकों का सुदृढ़ीकरण हो रहा है। यस, नागरिकों के सुदृढ़ीकरण से मतलब ये हुआ
कि लोग अपने अधिकारों को न केवल प्राप्त कर रहे हैं, जान रहे हैं, बल्कि उसका प्रयोग कर रहे हैं। उसके लिए रास्ते खोले गए हैं, उसके लिए अवसर मिल रहे हैं लोगों को। तो उन अवसरों का प्रयोग करके लोग अपने अधिकारों का प्रयोग अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं। चूंकि इसमें साथ साथ डिजिटलीकरण को प्रमोशन, चूंकि आईटी उद्योग यहाँ पे है तो डिजिटलाइजेशन होगा ही होगा शहर का, तो डिजिटलीकरण हो रहा है। और ऊपर से मतलब कई ऐसी ऐसी योजनाएं भी आ गई, जैसे स्मार्ट सिटी मिशन है, उसके आने के बाद उसमें भी एक मेन फोकस इसी रूप में है कि उसको डिजिटलाइज करके और मतलब एक समाधान, एक सुचारू समाधान देने की बात वहां पर की गई है। तो वो बिना डिजिटलीकरण के संभव ही नहीं है। यस, तो डिजिटलाइज होने की वजह से भी जो नागरिक सुदृढ़ीकरण है वो बेहतर रूप में हो पा रहा है कि आज अपने मतलब घर बैठे अपने अपने मोबाइल का प्रयोग करके आप अपने अधिकारों को प्राप्त कर रहे हैं। जो भी आपकी अपनी समस्याएं हैं, आप संबंधित पोर्टल पे जा करके वहां पे अपनी शिकायत वहां पे दर्ज करवाते हैं और उसकी सुनवाई तत्काल होती है। तो हर नागरिक खुश है इस रूप में, मतलब वो, और यही सुदृढ़ीकरण है। तो इस रूप में इसको देखा जाएगा। बात जब हम डिजिटलीकरण की कर रहे थे तो इससे सुशासन को प्रमोशन मिलता है, सुशासन को प्रमोशन मिलता है, वो बढ़ता है और ये चीजें बेहतर रूप में काम करती हैं, जो कर रही हैं इनफैक्ट। इसके साथ साथ जो राजनीतिक गतिविधियां हैं वो भी सकारात्मक रूप में काम करती हैं, उसकी मतलब सकारात्मक राजनीति की संभावना यहाँ पर होती हैं। यहाँ पर अब वो वाली चीज़ थोड़ी कम रहती है कि मतलब जाति को लेकर के, धर्म को लेकर के। यहाँ पर चूंकि विकास लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, तो लोग उन चीज़ों का ध्यान रखते हैं और इस रूप में राजनीतिक गतिविधियों को देखना चाहते हैं। ठीक है, तो ये सब बहुत सारे इसके सकारात्मक पहलू हैं जो हम देख रहे हैं, लेकिन नकारात्मक पहलू भी हैं। नकारात्मक पहलू भी हैं, और नकारात्मक पहलू क्या है? एक तो आपराधिक गतिविधियों का बढ़ना। यस, मतलब सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो शहरी जो नगरीकरण है उसी, और नगरीयता, अर्बैनिज्म, जो एक वे ऑफ लाइफ माना गया है, तो उसकी एक खास चीज होती है कि वो व्यक्तिवादिता को प्रमोट करता है। व्यक्तिवादिता बढ़ती है, ठीक है, उसको प्रमोशन मिलता है। अब व्यक्तिवादिता बढ़ती है तो लोगों को फिर दूसरों से मतलब नहीं रहता, अपने आप से मतलब रहता है। व्यक्तिवादिता मतलब ये होता है कि अपने आप से मतलब होना। और आईटी उद्योग के आने के बाद वो चीज और भी ज्यादा बढ़ गई, व्यक्तिवादिता बढ़ी। तो अब उससे क्या होगा कि जो लोग आपराधिक गतिविधियों वाले हैं उनको एक बहुत भरपूर मौका मिल जाता है कि आराम से अपना काम, गलत काम जो कर रहे थे अपना करें, क्योंकि उनको कोई पूछने वाला, कोई रोकने वाला नहीं। मेरे सामने ही घटना हो रही है लेकिन मैं सोचता हूँ छोड़ो हटाओ, मुझसे क्या मतलब, जब मेरे पे आएगा तब देखा जाएगा। यस, तो यही व्यक्तिवादिता है। तो इसकी वजह से क्या होता है? आपराधिक गतिविधियां बढ़ती हैं विविध रूपों में। दुनिया भर की आपराधिक गतिविधियां, उनको बढ़ने का मौका मिलता है। किशोर अपराध भी बढ़ता है। किशोर अपराध में बढ़ोतरी में साइबर क्राइम का होना अपने आप में बहुत प्रमुख है। साइबर क्राइम ने इस चीज को काफी बढ़ाया है। अब आईटी उद्योग है तो यहाँ पर साइबर क्राइम ज्यादा होगा, तो इस रूप में बढ़ा। ड्रग एडिक्शन बढ़ेगा। इन सब के चलते जब बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ रहा है शिक्षा को लेकर के, रोजगार को लेकर के, तो जो युवा वर्ग है उस पर इतना ज़्यादा प्रेशर है। इस प्रेशर को मिनिमाइज करने के लिए उसको बताया जाता है कि इसका प्रयोग करो ड्रग्स का, और एकदम कूल रहोगे। तो ये, और प्लस फैशन के रूप में भी ये सब चीज़ें बढ़ गई हैं। तमाम क्लब एक्टिविटीज़ बढ़ती हैं यहाँ पर, तो वहाँ पर ड्रग्स के होने का और ड्रग्स के यूज़ के चांसेस काफ़ी होते हैं और वो बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ड्रग एडिक्शन, अल्कोहलिज्म, ये सब चीज़ें बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। यस, भ्रष्टाचार में बढ़ोतरी, भिक्षावृत्ति में बढ़ोतरी, विविध नए नए रूप लेकर के आते हैं लोग भिक्षा का, और नए नए तरीके से। पहले कभी सुनने में आता था कि मतलब बच्चों का हाथ पांव तोड़ करके उनसे भिक्षावृत्ति करवाते थे। फिर ये भी हुआ कि तोड़ने की क्या जरूरत है, मतलब उस पर प्लास्टर, नकली प्लास्टर लगवा करके उसी से करवा लेते हैं काम। थोड़ी ट्रेनिंग दे करके उनको वैसे चलना वलना सिखा दिया जाता है। यस,
फिर उसके बाद से और भी नए तरीके, मतलब ऐसा भी पाया गया कि जैसे एक मेड या एक नैनी जो है घर में काम कर रही है, क्योंकि आईटी उद्योग में अक्सर पति पत्नी दोनों कामकाजी होते हैं। उनका छोटा बेबी है, कौन देखेगा, तो उसके लिए उन्होंने घर में एक गवर्नेंस, एक नैनी रखा हुआ है। अब पता चला कि उसने क्या किया कि ऐसे जो भिक्षा, मतलब ऐसे जो रैकेट्स हैं उनके साथ अपना एक कांटेक्ट में आकर के, और वो बच्चे को उनको दे देती है कि तुम इस बच्चे को ले जाओ, शाम तक हमें दे देना, जब तक इसके पेरेंट्स वापस आएंगे तब तक हमें दे देना। और बच्चा दिन भर भीख मांग रहा है, इधर पेरेंट्स को कुछ पता ही नहीं। इस प्रकार के रैकेट पकड़े गए। एक बार तो एक माँ की ही गोद में ले आकर के एक भिक्षा मांगने वाली ने उसके, एक जो असली की माँ है उसी गोद में उसके बच्चे को डाल दिया। ड्राइव कर रही थी वो देख के हैरान हो गई, तभी तो रैकेट पकड़ा गया था पूरा। एकदम पागल हो गई थी कि यार मेरा बच्चा जो है यहाँ पे सड़क पे, हम इतना पैसा खर्च कर रहे हैं उसके अपब्रिंगिंग के लिए और ये सब हो रहा है। तो विविध आयाम, मतलब भिक्षाटन के देखने को मिल रहे हैं। तो ये सब बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ जो हो रही हैं। और इसके साथ साथ पारिवारिक स्तर पे हम देखें तो व्यक्तिवादिता बढ़ने से एक तो मतलब लोग छोटे छोटे परिवार में आने लगे तो जनरेशन गैप बढ़ा, संघर्ष बढ़ा है परिवार में, दो जनरेशन्स के बीच में संघर्ष बढ़ा है, पति पत्नी के बीच में संघर्ष बढ़ा है, बड़े बुजुर्गों को जो सम्मान दिया जाता था वो एकदम खत्म होने लग गया, नैतिकता में कमी आने लग गई। और इन सब के चलते आत्महत्या दर में वृद्धि, मतलब जहां एक तरफ तलाक में वृद्धि हो रही है वहीं आत्महत्या दर में भी वृद्धि होने लग गई। यस, तो ये सब नेगेटिव पहलू हैं इसके। तो सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं को सामान्य स्तर पर हम ऐसे देखेंगे। उसके बाद से महिलाओं के स्तर पर, महिलाओं में सकारात्मक चीज़ों की बात करें तो महिलाओं में एक तो शिक्षा का स्तर बढ़ा सकारात्मक रूप में। पहले की तुलना में आप 20 साल 30 साल पहले आप देखिए, 50 साल पहले देखिए, और आज में आपको बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई देगा। ग्रामीण महिलाओं से आप तुलना करके देखिए तो यहाँ पर आपको बहुत बड़ा आपको अंतर दिखाई देगा। और सिर्फ ये नहीं कि मतलब शिक्षा प्राप्त कर रही हैं, उनको अपने अधिकारों का भी ज्ञान है और अपने अधिकारों का प्रयोग भी करना जानती है। यस, आज शहरी महिलाएं लगभग सभी क्षेत्रों में प्रवेश कर चुकी हैं, काम कर रही हैं, जहां उनको मौका मिल रहा है और मौका वो निकाल रही हैं, वहां पर वो अपनी एंट्री ले रही हैं। तो ये सब सकारात्मक रूप में चीज़ें दिख रही हैं। आज की जो महिला है वो पहले जैसे वो सबॉर्डिनेशन की भूमिका में पहले ज़्यादा थी, ये सहयोगी के रूप में काम करती थी, लेकिन अब वो महिला किस रूप में काम करने लगी है, अब वो डोमिनेंट भूमिका में आ गई है, प्रभावी भूमिका में आ गई है, ये प्रभुत्वशील भूमिका में आ गई है वो महिला। तो इस रूप में ये मतलब सकारात्मक पहलू देखने को मिल रहा है। अभी जैसे मैं आपसे कहा कि अभी मैंने आपसे बोला कि जो तलाक दर में वृद्धि का होना, तो तलाक दर में वृद्धि में महिलाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। और एक सकारात्मक पहलू ये है कि अभी तक महिलाएं जो थी वो दब करके थी, जो उनसे कहा जा रहा था उसी चीज़ को मतलब एज इट इज़ उसको फॉलो करती थी। लेकिन अब महिलाओं की पहल पर ऐसा होने लगा है, महिलाएं कह रही भाई हम बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, क्यों बर्दाश्त करेंगे इस चीज़ को। कोई लॉजिकल चीज़ हो तो उसको थोड़ा वो देखा भी जा सकता है, लेकिन अगर लगातार हमारे ऊपर अगर ये सब चीज़ें होती रहें तो हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो अब उनकी पहल पर तलाक दर में वृद्धि बढ़ी है। और सकारात्मक पहलू ये है कि ये उनकी एक सकारात्मक सोच को दिखाता है, ये इसका सकारात्मक पहलू। इसके साथ साथ आज परिवार में और ओवरऑल पूरे सोसाइटी में देखा जाए तो तमाम जो जनसांख्यिकीय जो संकेतक हैं, जो इंडिकेटर्स हैं, वो काफ़ी अच्छे हुए। जन्म दर, मृत्यु दर एक स्टैंडर्ड लेवल पे हम देख पा रहे हैं। IMR, MMR, तब इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, मैटरनल मोर्टालिटी रेट, इन सब को एक रिड्यूस करके एक बहुत स्टैंडर्ड लेवल पे लाने में इन महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। महिलाओं का जैसे जैसे सशक्तिकरण बढ़ा है, उन्होंने इसके लेवल पे काम किया और ये चीज़ें सारी सब स्टैंडर्ड लेवल पे आनी शुरू हो गई। तो ये सकारात्मक रूप में हम इसको देखेंगे। इसके साथ साथ आज महिलाएं जो हैं अपने बच्चों के लिए एक बहुत विशेष प्रकार की भूमिका में आ गई हैं कि पहले जैसे माता पिता जो थे वो बच्चों के लिए एक सेवा प्रदाता के रूप में, फैसिलिटेटर के रूप में काम करते थे। लेकिन आज के जो माता पिता है और मुख्यतः महिलाएं, मतलब पिता के पास तो समय नहीं होता है ज़्यादातर, तो माँ के पास जो जो भी जिन माँ के पास आज समय है
वो आज बच्चों के लिए एक गाइड के रूप में, पथ प्रदर्शक के रूप में, एक मेंटोर के रूप में, एक सलाहकार के रूप में और एक मित्र के रूप में काम कर रहे हैं, जो बच्चों के उज्जवल भविष्य में काफ़ी अच्छा योगदान दे रहा है। ठीक है। और इसके साथ साथ महिलाओं का राजनीतिक स्तर पर भी उनकी सकारात्मक भूमिका को देखा जा रहा है कि महिलाओं का प्रवेश बहुत तेजी से बढ़ रहा है उस लेवल पे भी, शहरी महिलाओं का। और जो आईटी उद्योग में जो काम, तो आईटी उद्योग जहाँ पर काम कर रहे हैं वहाँ की स्थिति और बेहतर होती जा रही है इन सब मामलों में। तो ये सकारात्मक पहलू है। नकारात्मक पहलू, तो नकारात्मक पहलू में सबसे पहले तो सुरक्षा का मामला आता है महिलाओं के। चूंकि महिलाएं बाहर जा रही हैं काम करने के लिए, असुरक्षित हो जाती हैं। अब वो असुरक्षा, एक तो बाहर मतलब सार्वजनिक स्थल पर असुरक्षित है वो, छेड़खानी के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, और साथ साथ कार्यस्थल पर, इन दोनों जगहों पर वो असुरक्षित है। एसिड अटैक के मामले काफ़ी बढ़े हैं इस आने वाले दिनों में, मतलब इन दिनों में एसिड अटैक की घटनाएं काफ़ी बढ़ी हैं। यस, मैं आपको एक दे रहा हूं, एक डेटा आपको दे रहा हूं। एसिड सर्वाइवर्स ट्रस्ट इंटरनेशनल एक संस्था है, एसिड सर्वाइवर्स ट्रस्ट इंटरनेशनल एक संस्था है। इसने बताया कि भारत में प्रतिवर्ष 250 से लेकर के 300 तक एसिड अटैक की घटनाएं देखने में आई। तो ये तभी हो पा रहा है जब महिलाएं बाहर निकल रही हैं। तो सकारात्मक पहलू है बाहर निकलना, लेकिन नकारात्मक है कि वो असुरक्षित हो जा रही हैं और इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। यस, जो छेड़खानी की बात हम कर रहे थे उसमें रेप एक बहुत घिनौना काम देखने को आ रहा है, और अच्छी खासी संख्या आज मतलब ओवरऑल हम देख रहे हैं जिसमें मैक्सिमम ऐसी संख्या शहरों में देखने को मिल रही है रेप पीड़ितों की, बलात्कार पीड़ितों की, जिसमें कि अगर आप 2018 में आप देखेंगे तो 33,356 टोटल घटनाएं हुई हैं भारत में, जिसमें अधिकांशतः शहरों में ही हुई हैं। यस, लगभग यही संख्या इसके पिछले सालों में भी रही है। 2017 में 32,559 केसेस रहे हैं। तो इस रूप में आप दिखाएंगे, इस तरीके से आप बात करेंगे। इसके अलावा और भी चीज़ें तो हो रही हैं, मतलब ऐसे ऐसी जगहों पर जहाँ पर सुविधाएं हैं तो लोग सेक्स सेलेक्टिव भी होते हैं। हमारे यहाँ मेल चाइल्ड की प्रधानता है, उसमें लोग सेक्स सेलेक्टिव हो जाते हैं, और जब सेलेक्टिव होते हैं तो उसमें उनको लड़की नहीं चाहिए। लड़की नहीं चाहिए तो पता जैसे चला कि वो लड़की मतलब भ्रूण जो है वो लड़की का है, बालिका का है, तो उसकी हत्या कर देते हैं लोग, बालिका भ्रूण हत्या। और उसकी संख्या इतनी बढ़ी कि 2011 का जो सेंसस हमारा रहा है उसमें चाइल्ड सेक्स रेशियो बहुत कम था, चाइल्ड सेक्स रेशियो काफ़ी कम था। ये उसी वजह से हुआ। ठीक है। इसके अलावा और भी मतलब घरेलू हिंसा की घटनाएं भी बढ़ी हैं, दहेज उत्पीड़न बढ़ा है। अब दहेज को तो हालांकि अब घरेलू हिंसा में ही सम्मिलित कर लिया गया है। तो इस प्रकार की चीज़ें भी मतलब लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। महिलाओं का वस्तुकरण हुआ, और ऐसे शहरों में बहुत तेजी से बढ़ा है ये कोमोडिफिकेशन, महिलाओं को एक वस्तु के रूप में देखा जाने लगा। मतलब पहले भी देख रहे थे, लेकिन ये संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है, ये मान्यता बहुत तेजी से बढ़ी है, इस प्रकार का एटीट्यूड बहुत तेजी से बढ़ा है लोगों में। ठीक है। तो इस रूप में हम लोग मतलब इस रूप में भी हम देखेंगे इस चीज़ को कि जो जो समस्याएं हैं अब किस रूप में आ रही हैं। तो जितना ज़्यादा उनका वस्तुकरण होगा, वस्तु के रूप में देखा जाएगा, उतना ही गलत उनके साथ होगा, यानी देह व्यापार में बहुत तेजी से बढ़ोतरी होगी नए नए रूपों में। अब पहले मतलब कोठे उठे के रूप में हुआ करता था, अब तो तमाम मसाज पार्लर, फिर बीच में काल गर्ल और ये सब चीज़ें आई, फिर उसके बाद से मसाज पार्लर ज़्यादा सेफ तरीका है। इस तो ये इन चीज़ों का बहुत तेज़ी से बढ़ना उनका लगातार अवमूल्यन करता है, महिलाओं का जो स्टेटस है उसको गिराता है, और ओवरऑल समाज में एक गलत चित्रण प्रस्तुत करता है, एक गलत चरित्र को दिखाता है। जो बच्चे हैं उनका समाजीकरण एक गलत माहौल में होने लग जाता है। तो ये सब इसके और भी दूसरे भी परिणाम हैं जो हमारे सामने आने लग जाते हैं। इसके साथ साथ अभी जो हम और बात कर रहे थे, अभी गिग इकॉनमी में बात किया था मैंने कि उपमंडलीकरण के बाद महिलाओं के ऊपर प्रेशर बढ़ा, और उस प्रेशर के चलते फिर महिलाओं ने उसी प्रेशर के चलते उनको काम पे आना पड़ा
इस हाउस होल्ड वर्कर के रूप में, हाउस होल्ड एक्टिविटीज के रूप में उनको, मतलब घर के अंदर नहीं, हाउस होल्ड श्रमिक के रूप में, इनफैक्ट घर के अंदर ही काम कर रही हैं लेकिन बाहर के लिए काम कर रही हैं, अर्नर के रूप में काम कर रही हैं। जो नहीं बताया कि सिलाई कताई बुनाई कढ़ाई ये सब काम जो करना, जिसकी वजह से कार्य का स्त्रीकरण और साथ साथ गरीबी का स्त्रीकरण भी हुआ है। ठीक है, जो महिलाएं रिस्पेक्टेबल जॉब में हैं जो आ रही हैं, तो उसमें भी एक आध चीज़ें और इसमें कर दी गई कि मतलब कुछ काम को जो महिलाएं जहाँ पे काम कर रही हैं उसको पिंक कॉलर के नाम पे कर दिया गया, पिंक कॉलर जॉब। पिंक कॉलर जॉब के नाम से, पिंक कॉलर का मतलब ये होता है, मतलब जो कॉलर है वो पिंक कलर का, तो महिलाओं को ही इंगित करता है, महिलाओं का कलर माना जाता है। यस, तो उसको जब ये कह दिएगा कि पिंक कॉलर जॉब है तो ऑटोमेटिकली इनके कार्य का अवमूल्यन हो जाता है वहां पर। अरे ये तो महिलाओं का काम है, इस रूप में ये कहना कि अरे ये तो महिलाओं का काम है, तो सिंपल सा काम, महिलाओं का काम। यस, जैसे मतलब देखभाल करना, नर्सिंग काम करना, या फिर इवन डॉक्टर के रूप में भी ज़्यादातर जो गायनी होती है वो महिलाएं होती हैं। यस, तो उसको वो भी पिंक कॉलर जॉब के रूप में देखा गया। डेस्क जॉब के रूप में आप देखिए, महिलाएं होती हैं, रिसेप्शन के स्तर पे महिलाएं काम करती हैं, तो ये तब पिंक कॉलर जॉब के रूप में। और साथ साथ ग्लास सीलिंग प्रभाव, ग्लास सीलिंग प्रभाव का मतलब उनका जो प्रमोशन है वो रोक दिया जाता है। जैसे पुरुष का प्रमोशन होता है तो सरकारी नौकरी को छोड़ दीजिए, बाकी जैसे संगठित क्षेत्र में अगर हम बात करें और प्राइवेट लेवल में बात करें तो वहाँ पर जैसे पुरुषों का प्रमोशन होता है उस तरीके से महिलाओं का नहीं होता है, रोक दिया जाता है महिलाओं का प्रमोशन। यस, तो ये सब नकारात्मक पहलू को हम इस तरीके से देखेंगे महिलाओं के स्तर पर। तो ओवरऑल ये पूरा आप देखेंगे कि कंप्लीट मतलब सामान्य स्तर पर और महिलाओं के स्तर पर लगभग सारा खाका हमने खींच लिया कि इसमें से मैक्सिमम बातें हमने यहाँ पर देख ली हैं। राइट, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों की विवेचना करते हुए भारत में इन्हें प्राप्त करने के उपायों पर विस्तृत प्रकाश डालिए। 250 शब्दों में तो पूछना है और सब पे विस्तृत प्रकाश डलवा देते हैं ये लोग। विस्तृत प्रकाश कहाँ से कोई डाल देगा यार, 250 शब्दों में ये भी लिखना है आपको कि जनसंख्या शिक्षा क्या चीज़ है, कैसे उसको करना है, और फिर उपाय पूछ रहे हैं तो विस्तृत प्रकाश डालिए। बट ठीक है, अब पूछ रहे हैं तो आप भी डाल दीजिएगा विस्तृत प्रकाश। डिस्कस द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन एंड पॉइंट आउट क्या मेजर्स टू अचीव देम इन इंडिया इन डिटेल। ठीक है, चलिए फिर देख ही लेते हैं क्या है। देखिए, जब जनसंख्या शिक्षा की बात आ रही है तो हम शिक्षा की बात कर रहे हैं, लोगों को शिक्षित करने की बात कर रहे हैं, लोगों को बताने की बात कर रहे हैं, ज्ञान देने की बात कर रहे हैं, लेकिन किस मामले में? जनसंख्या के मामले में। तो जनसंख्या के मामले में जनसंख्या से संबंधित क्या चीजें हैं? तो सबसे पहले तो इसके कुछ संकेतक हैं, इंडिकेटर्स, इसकी जानकारी हो सबको, जिसमें प्रजनन दर, फर्टिलिटी रेट, FR फर्टिलिटी रेट प्रजनन दर, मोर्टालिटी रेट मृत्यु दर, IMR इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, IMR, MMR मैटरनल मोर्टालिटी रेट। शॉर्ट में ही लिख रहा हूं मैं, बोल रहा हूं, बोलता जा रहा हूं मैं सारा। मातृत्व मृत्यु दर, सेक्स रेशियो, चाइल्ड सेक्स रेशियो, बाल लिंगानुपात, SR मतलब सेक्स रेशियो। ये सब क्या है? सब इंडिकेटर्स हैं, इसके संकेतक हैं, इसकी जानकारी सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये जानकारी होनी चाहिए शिक्षा के स्तर पर। जहां भी हम शिक्षित कर रहे हैं, जिसको भी हम बता रहे हैं, तो ये सब जानकारी हम दें, लोगों को बताएं कि क्या है ये, और साथ साथ ये भी बताएं कि इसमें स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए। मतलब सिर्फ ये नहीं कि मतलब क्या है, हमको ये बताना है कि अभी क्या है हमारे यहाँ और स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए जब हम शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो जब जनसंख्या शिक्षा की बात कर रहे हैं तो दैट इज वन थिंग। इसमें दूसरी जो चीज हम बात करेंगे, जैसे आपने मतलब फर्टिलिटी रेट की आपने बात की है, जन्म दर की आपने बात की है, प्रजनन दर की,
तो ये प्रजनन दर कई चीज़ों पे निर्भर करता है, मतलब एक तो सेक्स रेशियो पे भी, सेक्स रेशियो पे, इस पे, मतलब सभी चीज़ों पे निर्भर करता है वैसे तो, यस, MMR पे भी निर्भर करता है। लेकिन हमें एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो हमें जानना चाहिए, और वो ये है कि एक्चुअल में पैदा करने वाली तो महिलाएं ही हैं ना, लड़कियां ही हैं जो आगे चल करके माँ बनेंगी। तो हमें उनका प्रॉपर काउंट हमारे पास होना चाहिए, हमें उसकी जानकारी होनी चाहिए कि कितनी लड़कियां हैं जो 10 साल के बाद या 15 साल के बाद या 20 साल के बाद माँ बनने की स्थिति में आ रही हैं। वो जानकारी कौन देगा? तो उसके लिए हमारे पास एक टर्म जो हम यूज़ करते हैं, और वो है ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट, GRR, ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट। सकल पुनरुत्पादन दर। ये क्या होता है? तो ये जो TFR होता है, टोटल फर्टिलिटी रेट, उसमें केवल लड़कियों की के काउंट को देता है। और लड़कियों का काउंट क्या होता है इसमें? तो ये इसका फॉर्मूला होता है 0.49 इंटू TFR। अभी देखो 0.49 जो है ना, ये बेसिकली लगभग हाफ के बराबर है। तो अमूमन हम ये मान के चलते हैं कि हाफ हाफ, मतलब लड़के लड़कियों की संख्या हाफ हाफ है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। नेचर जो है दोनों को बराबर करके नहीं भेजता है। यस, 100 लड़कियों पर 105 लड़के पैदा होते हैं। जहां 100 लड़कियां पैदा होती हैं वहां पर 105 लड़के पैदा होते हैं। नेचर ऐसा करता है। हम बाद में भ्रूण हत्या कर दें वो अलग बात है, वो तो एक अलग मुद्दा हो गया, लेकिन नेचर इस तरीके से करके भेजता है। क्यों करके भेजता है? क्योंकि लड़कियों का जो सर्वाइबिलिटी जो रेट है वो लड़कों की तुलना में ज़्यादा होता है। तो इसका मतलब कि जो लड़कियां पैदा हो रही हैं वो लगभग सर्वाइव कर रही हैं, और लड़कों में कुछ सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, तो ले दे करके फिर बराबर हो जाएगा। तो इसलिए 5 उनकी संख्या ज़्यादा होती है। तो हमने इसीलिए थोड़ा, लड़कियों की संख्या थोड़ी कम है तो इसे 0.49 से हमें मल्टीप्लाई करके, और हम बेसिकली यहाँ पे लड़कियों की संख्या को प्राप्त करते हैं। ये बेसिकली जो संख्या है भावी माताओं की, ये है भावी माताएं, इनकी संख्या। तो ये जानकारी जब हमारे पास रहेगी, पुख्ता जानकारी, तो हम आने वाले समय में भी देख पाएंगे कि आने वाले समय में चीज़ें किस तरीके से हमारे फेवर में आने वाली हैं जनसंख्या को लेकर के। ठीक है, ओके। इसके बाद हमें देखना है पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे हो रहा है, जनसंख्या वृद्धि। अब जनसंख्या वृद्धि का मतलब होता है वैसे जन्म दर माइनस मृत्यु दर, FR माइनस MR। सिंपली अगर दोनों बराबर हो गए तो जनसंख्या वृद्धि इज इक्वल टू 0। इसका मतलब कि जनसंख्या जो है मतलब वृद्धि नहीं हो रही है, इसका मतलब कि स्टेबल है पॉपुलेशन। जन्म दर मृत्यु दर की तुलना में ज्यादा है, इसका मतलब कि वृद्धि दर हो रही है, मतलब सकारात्मक पॉजिटिवली, मतलब कुछ संख्या बढ़ रही है। अगर जन्म दर कम हो जाए मृत्यु दर से तो इसका मतलब नेगेटिव ग्रोथ हो रहा है, सीधी सी बात है। लेकिन इसको थोड़ा और प्रॉपर वे में हम कैसे बताएं? तो इसको थोड़ा प्रॉपर वे में बताने के लिए हम जिसका प्रयोग करते हैं, जैसे आपने GRR लिया ना यहाँ पर, तो अब यहाँ पर लेंगे हम NRR, नेट रिप्रोडक्शन रेट। अब नेट रिप्रोडक्शन रेट अगर इज इक्वल टू 1 अगर है, अगर 1 है तो इसका मतलब कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, पॉपुलेशन ग्रोथ इज इक्वल टू 0, यानी जन्म दर और मृत्यु दर दोनों बराबर हो गए, यानी जनसंख्या स्थिर हो गई। ये स्थिरता को दिखाता है, स्थिर जनसंख्या। ये ग्रेटर देन 1 हो सकता है, जैसे इंडिया में ग्रेटर देन 1 है, इंडिया में ग्रेटर देन 1 है। जिन देशों में बराबर वो 1 इज इक्वल टू 1 हो गया, इसका मतलब वहां पे पॉपुलेशन स्टेबल हो गई है। तमाम विकसित देश हैं जहाँ पे स्टेबल बहुत पहले ही हो गई थी, अब तो नेगेटिव में जा रहा है, वो लेस देन 1 जा रहा है वहां पे तो। लेकिन इंडिया में अभी भी ग्रेटर देन 1 है, अमेरिका में अभी भी ग्रेटर देन 1 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पॉपुलेशन ग्रोथ इज ग्रेटर देन 0, यानी पॉजिटिव ग्रोथ हो रही है, जनसंख्या वृद्धि हो रही है। और अगर लेस देन 1 है, दिस इंप्लाइज कि पॉपुलेशन ग्रोथ इज लेस देन 0, इसका मतलब नेगेटिव ग्रोथ है। तो तमाम जो विकसित देश, अगेन लाइक इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, स्वीडन, इन सब की स्थिति, जापान, इन सब की स्थिति कैसी है? नेगेटिव, सब नेगेटिव जा रहे हैं ये लोग। खैर, हम अपनी बात कर रहे हैं तो हम बीच वाली स्थिति में हैं, हम ग्रेटर देन 1 वाले में हैं, तो ये जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। यस, और कितना वृद्धि हो रहा है ये भी हमको पता चल जाएगा।
और हमको फिर उसको कैसे कंट्रोल करना है, हमारा टारगेट क्या होना चाहिए कि जनसंख्या को स्थिर, जो हम अपने पॉपुलेशन पॉलिसी में भी लेकर के आए थे, तो हमको स्थिर करना है, इसको जनसंख्या को स्थिर करना है हमको। यस, यानी एनआरआर को 1 पे लाना है, यानी पीजी को, पॉपुलेशन ग्रोथ को 0 पे लाना है, यानी जन्म दर और मृत्यु दर को बराबर कर देना है। जितने लोग पैदा हो रहे हैं उतने ही लोग मरे, तो कोई ग्रोथ नहीं होगा, जहाँ पे है वहीं पे स्थिर हो जाएगा। मान लीजिए कि हमारी जनसंख्या 140 करोड़ है, तो 140 करोड़ पे अब स्थिर हो जाएगी, ना तो बढ़ेगी ना घटेगी इस रूप में। ये मतलब हुआ इसका। तो इस चीज़ की भी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। नेक्स्ट जानकारी ये भी होनी चाहिए कि इस पॉपुलेशन ग्रोथ का हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है। जो जो भी इंडिकेटर्स हैं, मतलब इस ग्रोथ का, ये इंडिकेटर्स का हमारे ऊपर ओवरऑल क्या प्रभाव पड़ रहा है, इस बात की भी जानकारी, मतलब सामाजिक रूप में, सांस्कृतिक रूप में, आर्थिक रूप में, राजनीतिक स्तर पर क्या इसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ रहा है, इस सब की पूरी जानकारी हमारे पास, और एक शिक्षा के तौर पर हम ये बात सबको बताएं। यस, अब एक और इसमें हम लोग देखेंगे कि हम लोग हैं कहाँ पर, हमारी स्थिति कैसी है। तो बेसिकली 5 मॉडल देखे जा सकते हैं। एक तो जहाँ पर पहला जो मॉडल था वो ये था कि बहुत पहले, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से पहले, जब एकदम परंपरागत रूप में पूरी दुनिया थी, तो उसमें जन्म दर और मृत्यु दर पे कोई कंट्रोल नहीं था, दोनों बहुत तेज थे, बहुत हाई थे, लेकिन ओवरऑल जनसंख्या वृद्धि तो कम ही थी, क्योंकि मृत्यु भी उतनी ही ज़्यादा हो जाया करती थी। अब उसको हटा दो आप, बाकी जो 4 हैं, तो उसमें जो दूसरा है, दूसरा में क्या हुआ कि मृत्यु दर को तो कम कर लिया गया, लेकिन जन्म दर उतना कम नहीं हुआ जैसा कि हमारी स्थिति है भारत की। तो हम इस वाले मॉडल के लेवल पे हैं, हमारी स्थिति मेक्सिको की स्थिति एक जैसी है। तीसरे में क्या है कि हम TFR को 2.1 के लेवल पे अचीव कर लेते हैं, जैसा कि अमेरिका की स्थिति है। 2.1 के लेवल पे अचीव कर लेंगे, तो इसका मतलब कि अब आने वाले समय में जिस जिस दिन हमने अचीव किया, चीन ने भी अचीव किया। कब? 1990 में चीन ने अचीव कर लिया। हमारे देश में केरल ने अचीव कर लिया 1993 में, तमिलनाडु ने अचीव कर लिया 2002 में। तो इसको अचीव करने का मतलब ये हुआ कि अब आप 35-40 साल में पॉपुलेशन को स्टेबल करने जा रहे हैं। तो मतलब दूसरा, या इस तरीके से तीसरा मॉडल आपका ये हो गया। चौथा मॉडल जो है वो जहां पे आपने स्थिर कर लिया है, यानी 40 साल के बाद, 45 साल के बाद जो भी आपने उसको स्थिर कर लिया, इसको स्वीडन मॉडल के नाम से जाना जाता है। और पांचवा नेगेटिव ग्रोथ का होना, ये जर्मन मॉडल है, नेगेटिव ग्रोथ का होना। तो हम कहां पर, इसको एज सेक्स डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है, उम्र-लिंग पिरामिड, मतलब उम्र-लिंग डिस्ट्रीब्यूशन या पिरामिड के रूप में जाना जाता है। तो हमारी स्थिति कैसी है? मैक्सिको के बराबर है हमारी स्थिति, यानी हम कहां पर हैं, तो अभी TFR को हम 2.1 के लेवल पर अब जाकर के हम अचीव करने की स्थिति में हैं। यस, लेकिन अभी अभी मतलब जो आंकड़े आए हैं हमारे पास, वो दिखा रहे हैं कि हम लगभग अचीव कर चुके हैं इस चीज़ को, तो अभी तक हम अचीव नहीं कर पाए थे। तो मैक्सिको वाली हमारी स्थिति, तो इसको भी आप करके, आप चाहें तो मतलब एक ग्राफ बना करके इसको दिखा सकते हैं, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आप दे सकते हैं इसका, जो कि आपको कहीं भी अवेलेबल है, मतलब हर जगह मिल जाता है। ये अलग अलग मॉडल है सब, कोई मैं नहीं दे रहा हूँ, ये पहले से बनाया है। मैक्सिको मॉडल, अमेरिकी मॉडल, स्वीडन मॉडल और जर्मन मॉडल। हम लोग मैक्सिको मॉडल के समतुल्य हैं, ठीक है, ओके। उसके बाद आप इसमें रिप्रोडक्शन हेल्थ की भी बात करेंगे। रिप्रोडक्शन हेल्थ, पुनरुत्पादन, स्वास्थ्य, रिप्रोडक्शन हेल्थ, इसकी बात करेंगे। ये क्या होता है? इसका मतलब होता है कि सेफ एंड सेटिस्फैक्ट्री सेक्स लाइफ होना, सेफ एंड सेटिस्फैक्ट्री सेक्स लाइफ, दैट इज वन। और सेकेंडली इसका संबंध बच्चों के जन्म के साथ भी, तो वो अगर सब ठीक है तो बच्चों का जन्म भी ठीक ठाक होगा, उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसका भी हमको ध्यान रखना है, हमको शुरू से ही ध्यान रखना है कि बच्चे स्वस्थ पैदा हों और स्वस्थ रूप में उनका विकास हो, ताकि जो रिप्रोडक्शन उनका है वो प्रभावित ना हो। तो इस बात की भी जानकारी हमारे पास हो, और ये जानकारी हम आगे शिक्षा के तौर पर हम आगे बढ़ाएं, ठीक है।
इसके बाद हम बात करेंगे माँ और बच्चे के स्वास्थ्य की। जो भी हम बात कर ही रहे थे, माँ और बच्चे के स्वास्थ्य की भी हम इस पर भी हम फोकस करेंगे। जो हम तमाम लेवल पे पॉपुलेशन पॉलिसी की बात करें वहाँ पर भी इसको हाईलाइट किया गया है। और जो बच्चों के लिए राष्ट्रीय नीति तैयार की गई, यस, नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन 2013 में, उसमें भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया है, माँ और बच्चे के स्वास्थ्य को लेकर के। ठीक है, तो इसका भी हमारे पास मतलब न केवल ज्ञान होना चाहिए बल्कि साथ साथ हम इसका मतलब विस्तार करें, इसको हम बताएं लोगों को। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे परिवार नियोजन की। तो ये लोगों को हम बताएं, समझाएं कि न केवल ये लोग जाने कि क्या होता है ये और इसका प्रभाव क्या होता है, बल्कि भैया तुम खुद भी कुछ करो। यस, लालू प्रसाद यादव की तरह हठी मत बन जाओ। जब 1976 में पॉपुलेशन पॉलिसी के नाम पर जब जोर जबरदस्ती होने लग गई, भाई इमरजेंसी का टाइम था, फंडामेंटल राइट खत्म थे लोगों के, कोई कुछ बोल नहीं सकता था, तो पकड़ पकड़ के लोगों की नसबंदी की गई उस समय। यस, तो उस समय जयप्रकाश नारायण जो कि अपना मूवमेंट चला रहे थे और इमरजेंसी के विरोध में अपना चल रहे थे, तो लालू प्रसाद यादव एज अ यंग लीडर उस समय उनका साथ दे रहे थे। लालू प्रसाद यादव ने कसम खाई कि मैं इसका विरोध करूंगा और दिखाऊंगा मैं विरोध कैसे किया जाता है, सिर्फ मुंह से नहीं, मैं करके दिखाऊंगा। कैसे उन्होंने करके दिखाया? तो बाय दैट टाइम उनके 2 बच्चे थे। लगभग उस मतलब इमरजेंसी के पीरियड जब तक मतलब वो खत्म हुआ तब तक उनके 2 बच्चे कम से कम हो चुके थे। उसके बाद से 7 बच्चे पैदा और करके, 2 के अलावा 7 और बच्चे पैदा करके उन्होंने इस बात को सिद्ध किया कि विरोध कैसे किया जाता है। तो ये 7 बच्चे जो है ना विरोध स्वरूप पैदा हुए हैं, मालूम है आपको? तो खैर आप लोग ऐसा मत कीजिए, चाहे आप जो आगे शिक्षा देंगे वो आप शिक्षा इस रूप में हो कि ऐसा कुछ विरोध ना हो कि पता चला विस्फोट हो जाए, जनसंख्या विस्फोट ही हो जाए इसके चक्कर में, वो ना होने पाए। तो इस ढंग से हमको मतलब फैमिली प्लानिंग में हमको बताना है कि न केवल रिप्रोडक्शन हेल्थ बहुत महत्वपूर्ण है सबके लिए, मतलब पति पत्नी के लिए, बल्कि साथ साथ कि स्वस्थ बच्चे पैदा हों और साथ साथ कि लिमिटेड बच्चे पैदा हों, मतलब 1 चाइल्ड नॉर्म, 2 चाइल्ड नॉर्म, इसी पे आप लेके चलिए। तो उस रूप में फैमिली प्लानिंग। इसके साथ साथ एक और टर्म का यूज करते हैं यहाँ पर हम, ARSH, एडोलेसेंट रिप्रोडक्शन सेक्सुअल हेल्थ। एडोलेसेंट, तो ये एडोलेसेंट का है। ये एडोलेसेंट मतलब जो किशोरी लड़कियां हैं उनके सेक्सुअल हेल्थ की बात यहाँ पे की जा रही है। मतलब उनका जो सेक्सुअल हेल्थ है उसकी जानकारी उनके पास हो, कोई गलत कदम न उठाने पाए वो। एक तो ये हो, दूसरा है कि जहाँ पर किशोरी लड़कियां जहाँ जहाँ पर उनका विवाह हो जा रहा है, मतलब बाल विवाह हो जा रहा है, बाल विवाह का शिकार है, तो वो माँ बनेगी ही बनेगी। यस, तो उनको इन सब चीज़ों की जानकारी हम दें, हम बताएं कि कैसे इस चीज़ को वो रोक सकती हैं कुछ समय के लिए, जब तक वो उनका शरीर पूरी तरीके से मेच्योरिटी को प्राप्त ना कर ले, माँ बनने योग्य ना हो जाए, तब तक इस प्रकार का कदम न उठाए, वो ऐसा काम न करें जिससे कि उनको माँ समय से पहले माँ बनना पड़े। तो इस प्रकार की जानकारी भी होनी चाहिए और ऐसे लोगों को जो संबंधित जो टारगेट ग्रुप है उस तक ये जानकारी हम पहुँचाएँ। और इस चीज़ को हमने हाईलाइट किया भी है, अर्श को हमने हाईलाइट किया है, सबला जो योजना है ना इसमें हाईलाइट किया गया इसको, लेकिन इसको हम और सुदृढ़ तरीके से लेकर के आए। ठीक है, और जब हम स्कूली शिक्षा की बात कर रहे होते हैं, जब बच्चों को हम शिक्षा दे रहे होते हैं, तो उसमें हम निश्चित तौर पर हम बताते हैं, मतलब बॉडी फंक्शंस के बारे में बताते हैं, बॉडी ऑर्गन्स के जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं उनके बारे में बताते हैं बच्चों को। यस, लेकिन साथ साथ हम उसके प्रॉस एंड कॉन्स भी बताएं, उससे मतलब उसमें क्या क्या मतलब समस्याएं हो सकती हैं अगर कुछ भी ऐसा गलत कदम उठाया जाता है। मतलब वो तो नहीं जानते हैं गलत कदम क्या है, लेकिन उनको ये पता चले कि क्या सही कदम है क्या गलत कदम है, और अगर कुछ गलत कदम हो भी जाता है तो उस केस में उनको क्या करना चाहिए। फर्दर कुछ ऐसी किसी दवा का प्रयोग ना करें जिससे कि उनका जो रिप्रोडक्शन हेल्थ है वो बहुत कुप्रभावित हो जाए, उसको लेकर के आगे समस्या हो। तो ऐसा ना होने पाए, क्योंकि ऐसा होने से ये प्रभावित हो रहा है, अर्श प्रभावित हो रहा है, इससे भावी माताओं की जो स्थिति है वो प्रभावित हो रही है। यस, तो ये सारी जानकारी हमारे पास प्रॉपर वे में हो और ये जानकारी हम आगे दें, यही
पॉपुलेशन एडुकेशन। यस, तो ये इसके सब मुख्य बिंदु हैं। अब आगे इसको कि मेजर्स टू अचीव देम इन इंडिया इन डिटेल्स। तो इसके लिए हम सबसे पहले तो एक पूरा एक ड्राफ्ट तैयार करें पॉपुलेशन पॉलिसी का, जैसा कि हमने सन 2000 में तैयार किया। तो इस रूप में एक हमारा प्रॉपर एक ड्राफ्ट होना चाहिए पॉपुलेशन पॉलिसी को लेकर के। और सामान्यतः लोगों को अवेयरनेस, लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए मीडिया का प्रयोग, मतलब जो सरकारी तरह लेवल पे, सरकार के स्तर पर वो काम किया जाए कि मीडिया का प्रयोग करके मास अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जाए, कैंपेन चलाया जाए। यस, बार बार इसको बताया जाए, दिखाया जाए, बार बार टेलीविज़न के माध्यम से दिखाया जाए, इंटरनेट के माध्यम से दिखाया जाए, ताकि धीरे धीरे करके लोगों का उसके माध्यम से हम ब्रेन वॉश कर सकें और लोग इस बात को स्वीकार कर सकें। ठीक है, इसके साथ साथ एनजीओ की भूमिका को हम लेकर के आए, जो मतलब ऐसी जगहों पर एनजीओज काम करें जहाँ पर जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, तो वहाँ पर वो जा करके और लोगों को इस चीज़ पे अवेयर करें, इस चीज़ पे लोगों को समझाएं, अवेयर करें लोगों को। तो एनजीओ की भूमिका को हम बढ़ाएं यहाँ पर। इसके साथ साथ कुछ हम लालच दे करके कुछ ऐसे प्रोग्राम्स लेकर के आए हैं जो लुक्रेटिव हों। यस, जैसे मान लीजिए कि हम जननी सुरक्षा योजना लेकर के आए, तो उसमें हमने क्या किया कि मतलब दो सब चीज़ें कि जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो स्वस्थ बच्चे पैदा हों, माँ का स्वास्थ्य ठीक रहे, जिससे कि हम आईएमआर और एमएमआर को हम रोक सकें, ये ना होने पाए। यस, तो इसके लिए जैसे हमने कुछ इंसेंटिवाइज उसको कर दिया कि आप वहाँ लेकर के जाओ, हॉस्पिटल में लेकर के जाओ, मतलब आप प्रॉपर जो इंस्टीट्यूशन है इसके लिए इंस्टीट्यूशनल तरीके से डिलीवरी होनी चाहिए। प्रॉपर हॉस्पिटल में लेकर के जाओ, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में लेकर के जाओ कम से कम, और वहाँ पर डिलीवरी हो तो इतना पैसा, और वो भी 2 बच्चों तक के लिए मिलेगा, जो हमारी स्कीम है। यस, तो ये सब चीज़ें भी लोगों को कहीं ना कहीं रोकेंगी और लोगों को प्रमोट करेंगे कि लोग हॉस्पिटल्स का प्रयोग करें, जिससे कि हम इन चीज़ों को अच्छे लेवल पे अचीव कर पाएँ। राइट, इसके अलावा आशा की जो भूमिका है, आशा एक्टिविस्ट जो हैं उनकी भूमिका, उसको और सुदृढ़ किया जाए और बेहतर किया जाए, ताकि उसका लाभ लोगों को मिल पाए। आमतौर पे जो गांव की महिलाएं हैं जो नहीं जान पाती हैं चीज़ों को, तो आशा की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण इस मामले में हो सकती है और उसका हम प्रयोग करें। इसके साथ साथ स्कूल कैरिकुलम में हम इसको लेकर के आए, निश्चित तौर पर लेकर के आए, जो आज तक हम नहीं कर पा रहे हैं ठीक से। कुछ एक प्राइवेट स्कूल को छोड़ करके जब अमूमन नहीं किया जाता है इस काम को, तो उस कैरिकुलम का हिस्सा इसको बनाया जाए और प्रॉपर तरीके से बच्चों को जानकारी दी जाए, ताकि वो गलत प्रभाव से और गलत तरीके से इन सब चीज़ों का प्रयोग करने से बचें और उनका अपना स्वास्थ्य ठीक रहे, अपना रिप्रोडक्शन हेल्थ उनका ठीक रहे। यस, और ताकि वो फर्दर आगे भी लोगों को इस प्रकार की जानकारी दे सके आवश्यक होने पर। और जैसे अभी हम सबला योजना की बात कर रहे थे, इसके माध्यम से अर्श को, एडोलेसेंट का जो सेक्सुअल हेल्थ है, तो उसको बेहतर करने के लिए इसको और ज़्यादा हम सुदृढ़ करें और बेहतर बनाएं, और इस प्रकार की योजनाएं और भी हम लेकर के आए, ताकि इसको प्रॉपर वे में प्रमोशन मिल सके। तो ये सब हम कुछ मेजर्स लेकर के और इसको हम बेहतर कर सकते हैं। राइट, तो आई होप कि प्रॉपर कुछ ज़्यादा ही मिल गया आप लोगों को, इसमें काट छांट करनी पड़ेगी आप लोगों को लिखने के लिए। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। क्रिप्टो करेंसी क्या है? ओके, यह वैश्विक समाज को यह कैसे प्रभावित करती है? क्या यह भारतीय समाज को भी प्रभावित कर रही है? चलिए, क्रिप्टो करेंसी, आप वैसे तो आप लोग इकोनॉमी में आप लोगों ने बहुत डिटेल्स में पढ़ा होगा इस चीज़ को। ये बेसिकली एक वर्चुअल करेंसी है। ये वर्चुअल है, तो वर्चुअल आप समझते ही हैं। यस, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से इसको तैयार किया गया है, मतलब हम हाथ में नहीं ले सकते हैं उसको, रियल में नहीं है, वो वर्चुअल है। लेकिन हाँ, उसको प्रॉपर तरीके से उसको मतलब सिक्योरिटी मेजर्स के तहत उसको मतलब तैयार किया गया है, और क्रिप्टोग्राफी के तहत प्रॉपर मतलब उसमें वो एक सिक्योर किया गया उसको। क्रिप्टोग्राफी के तहत ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करता है। यस, एंड टू एंड एनक्रिप्शन, तो मतलब इसमें फ्रॉड वॉड के चांसेस काफ़ी मतलब मिनिमाइज हो जाते हैं, और ओवरऑल मतलब ये देखें तो बहुत तेज़ी से ये करेंसी की मात्रा बढ़ रही है, इसका प्रयोग बढ़ रहा है, वैश्विक स्तर पे बढ़ने लगा। भारत में भी आने लगा था। भारत में बीच में आरबीआई ने इस पर रोक लगा दिया था सन 2018 में, फिर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने फिर इसको आदेश दिया कि मतलब नहीं,
इसको कैरी ऑन किया जाए। चल रहा है खैर। तो इस रूप में मतलब एक क्रिप्टो करेंसी है और इस तरीके से काम कर रही है। अब आइए इसके प्रभाव पे आते हैं हम लोग वैश्विक स्तर पे, फिर भारत। तो जो वैश्विक स्तर पे वो लगभग भारत में भी दिखेगा ही लगभग वो सारी चीजें, चूंकि है एक करेंसी और एक करेंसी आ जाएगी तो फिर पूरे विश्व में एक करेंसी बन जाएगी, यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी इस मामले में। तो जो बहुत सारी करेंसी जो काम कर रही थी और उसमें जो आपस में आपाधापी मची हुई थी और कंपटीशन मचा हुआ था कि कौन आगे निकलेगा, और जैसे अमेरिकी डॉलर जो है वो सबके ऊपर अपना प्रभाव छोड़ रही थी और मतलब प्रभावशाली रूप में काम कर रही थी, ये सब चीज़ें खत्म होने लग जाएंगी। यस, और साथ साथ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को प्रमोशन मिलेगा, आर्थिक एकीकरण को प्रमोशन मिलेगा। एक यूनिफॉर्म पैटर्न होने की वजह से, यूनिफॉर्म करेंसी होने की वजह से सब जगह जब एक ही करेंसी का प्रयोग किया जाने लगेगा तो उससे क्या होगा कि उससे आर्थिक एकीकरण मतलब सजातीयता आएगी ना, पूरे विश्व में सजातीयता आएगी, सीधी सी बात है। सब लोग यही कहेंगे ना कि हाँ क्रिप्टो करेंसी क्रिप्टो करेंसी, तो वहाँ पर ये नहीं होगा कि कोई रूपी बोलेगा, कोई डॉलर बोलेगा, कोई रूबल बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, तो मतलब अलग अलग नाम नहीं होगा, विविधता नहीं होगी वहाँ पर, एक रूपता होगी, सजातीयता होगी, और वो सजातीयता आर्थिक रूप में एकीकरण को प्रमोट करेगा। राइट। इससे एक चीज और इसी से जो जुड़ी हुई चीज है कि ये जो मोनोपोली रही है करेंसी को लेकर के वैश्विक स्तर पर, उस मोनोपोली को भी ये तोड़ेगा, खत्म हो जाएगा। बस सब पूरे विश्व में जब एक करेंसी आ जाएगी तो मोनोपोली टूट जाएगी, सबकी जो अपनी बनी लोग अपना बना के रखे हुए थे वो चीजें खत्म हो जाएंगी। ये एक ऐसी करेंसी है जो काम कर रही है और आगे बढ़ेगी, मतलब इस काम करते हुए जो बहुत मतलब ट्रांजेक्शन का अपना एक तरीका होगा, है और आगे भी रहेगा और बढ़ता जाएगा। ये तरीका जो बहुत फास्ट और चीप होगा, बहुत जो दुनिया भर के इसमें मतलब चीज़ें जो उसमें मतलब आपको पे करनी पड़ती हैं, जनरली बैंक का प्रयोग करते हैं आप, तो वो सब चीज़ें, सब चीज़ों से आप बचेंगे। तो हर किसी के लिए भी मतलब ये काफ़ी अच्छा होगा, एक उपभोक्ता के लिए, एक आम नागरिक के लिए काफ़ी चीप तरीका होगा और बहुत फास्ट तरीके से काम करने वाली चीज़ होगी। यस, तो इस रूप में इसको हम देखेंगे। इसके साथ साथ एक नए प्रकार का इकोनॉमिक कैपिटल भी तो इमर्ज कर रहा है ना, एक इकोनॉमिक कैपिटल या एसेट के रूप में मतलब आ रहा है। तो जो हम जैसे घर में गोल्ड खरीद रहे थे, खरीद के हम रखते हैं और उसको लेकर परेशान रहते हैं, पैसा रखते हैं या फिर गोल्ड रखते हैं, फिर परेशानी रहती है भाई कहाँ रखें इसको, गोल्ड कोई पहन तो पाता नहीं है ज्वेलरी के रूप में, तो पहनते भी हैं लोग तो नकली पहनते हैं, असली वाला तो लॉकर में रखते हैं लोग, और लॉकर भी सुरक्षित नहीं है। यस, तो फायदा क्या हुआ गोल्ड रखने का, तो फिर ये होता है चलो कोई बात नहीं, ये एक एसेट हो गया हमारे लिए, कोई बात नहीं, नहीं पहनेंगे लेकिन एसेट हो गया, तो उसकी जगह पर आपको ज़्यादा सेफ एसेट आपको प्रोवाइड कर रहा है। यस, इसमें वो असुरक्षा भी नहीं है, आप एक एसेट भी बन गया आपका, तो एक नए रूप में एसेट का क्रिएशन भी हो रहा है। राइट। इसके साथ साथ जो बैंक का जो काम था, अब करेंसी है तो जो काम बैंक कर रहा था अब वो काम आप खुद ही कर सकते हैं, तो किसी इंटरमीडियरी, मतलब बैंक एक इंटरमीडियरी रूप में था। यस, अब उसकी महत्ता कम होती चली जाएगी और उसके ऊपर जो हमारी डिपेंडेंसी थी वो डिपेंडेंसी भी कम होती चली जाएगी। यस, तो इस रूप में भी फायदा मिलेगा लोगों को। और इसी तरीके से कि जो तमाम जो मतलब चार्जेस वगैरह देने पड़ते थे पहले बैंक को, अब वो सब नहीं देने पड़ेंगे, तो ये भी लोगों को मतलब आम आदमी को इसका फायदा मिलेगा, इसका फायदा उठाएगा। ये सरकारी नियंत्रण से मुक्त रहेगा, ये है ही और मुक्त रहेगा, तो ये भी अपने आप में। लेकिन इसकी वजह से अब नकारात्मक पहलू भी अब बन रहे हैं, तो एक इसकी वजह से एक जो सबसे बड़ा नकारात्मक पहलू बन रहा है वो ये बन रहा है कि सॉवरेंटी जो थी इसके मामले में, यानी करेंसी इशू करने के मामले में जो किसी भी देश की अपनी एक सॉवरेंटी थी, संप्रभुता, वो खत्म होने लग जाएगी, वो खत्म होने लग जाएगी। सॉवरेंटी कहाँ बची फिर, तो सबका जब अपने लेवल पे आप कोई भी इसका प्रयोग कर सकता है, तो आप कौन से देश के नागरिक हैं क्या हैं, इससे तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा, फिर तो सॉवरेंटी खत्म। कम से कम करेंसी इशू करने के मामले में जो सॉवरेंटी थी वो खत्म हो गई। यस, तो ये नेगेटिव, नकारात्मक है। और इसके नकारात्मक पहलू में कि इसमें स्टेबिलिटी नहीं है, फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है, और ऐसा ना होने की वजह से जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आमतौर पर जो मिलती है लोगों को वो नहीं मिल पाएगी।
वो नहीं मिलेगी तो उसके जो तमाम जो दुष्परिणाम हैं, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, वो दुष्परिणाम हमारे सामने आने लग जाएंगे। तमाम लेवल पे मतलब मनोवैज्ञानिक समस्याएं उत्पन्न होंगी, लोग डिप्रेशन का शिकार होंगे, एंग्जाइटी का शिकार होंगे लोग, ये आत्महत्याएं, ये सब चीज़ें बढ़ जाएंगी। तो ये सब भी इसके नकारात्मक चीज़ें भी हमारे सामने इस रूप में भी आनी शुरू हो जाएंगी। इससे भी खतरनाक चीज़ टेरर फंडिंग को बढ़ावा देगा। ये क्रिप्टो करेंसी आसानी से फंडिंग हो जाएगी। यस, अब कोई पैसा इधर उधर करने की जरूरत ही नहीं है, कोई मनी लॉन्ड्रिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। यस, सीधा सीधा क्रिप्टो करेंसी से ही आप फंडिंग कर दो। तो इस रूप में फंडिंग होने लगी, मतलब टेरर फंडिंग होने लग जाएगी, टेररिज्म को बढ़ावा देगा बहुत तेजी से। और इसके साथ साथ कि जो लोग ड्रग्स की स्मगलिंग कर रहे हैं, ड्रग्स की जो ट्रैफिकिंग कर रहे हैं जो लोग, उनका पेमेंट भी अब इसके माध्यम से होना शुरू हो जाएगा, क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से। तो वो उसको बहुत तेजी से बढ़ाएगा। ये ड्रग एडिक्शन बढ़ेगा उसकी वजह से। यस, फिर उसकी वजह से दुनिया भर के क्राइम्स बढ़ेंगे। वो अपने आप में बहुत बड़ा क्राइम है, लेकिन और भी क्राइम को बढ़ावा देगा। और उसके साथ साथ उसका संबंध तो टेररिज्म के साथ भी है ना। तो ये सारी चीज़ें कनेक्ट होती चली जाएंगी और बहुत खतरनाक हो जाएगा पूरे विश्व के लिए। तो ये बहुत खतरनाक चीज़ है, नकारात्मक चीज़ है ये, और वो चीज़ सीधे सामने आ रही है और उसको प्रमोशन मिलेगा आगे चल के। इसके साथ साथ जो लोग डिजिटली इलिटरेट रहेंगे वो तो इसका कोई फ़ायदा ही नहीं उठा पाएंगे, उनके लिए तो बेकार हो जाएगा ये, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए डिजिटल लिटरेसी का होना बहुत ज़रूरी है। और इस रूप में ये एक डिजिटल डिवाइड को भी उत्पन्न करने वाला है, उसको भी उत्पन्न करेगा। फाइन। ऐसे ही भारत में भी आप बात करेंगे तो भारत में लगभग ये सारी चीज़ भारत में भी हैं। ये सब प्रभाव भारत, अब तो ग्लोबलाइजेशन के बाद तो जो प्रभाव अमेरिका में हो रहा है वो भारत में भी हो रहा है। यस, तो ये सारी चीज़ें आएंगी ही आएंगी, लेकिन साथ साथ और भी कि एक भारत में और जो चीज़ें देखने को मिलेगी कि मतलब एक नए रूप में एक प्रोफेशन भी तो आ रहा है ना। एक नए जॉब्स भी क्रिएट होंगे। जो लोग इसमें जानकारी हासिल करेंगे, जो इसके एक्सपर्ट बनेंगे, उनको नौकरी मिलेगी, उसकी ज़रूरत बढ़ेगी, उनको नौकरी मिलेगी। तो इस रूप में मतलब तमाम लोगों को नौकरियां भी इसके माध्यम से मिलने जा रही हैं। यस, मनी एक्सचेंज में जो तमाम कन्वर्जन चार्जेस, प्रोसेसिंग फ़ी और ये सब जो पे करना पड़ता था, वो सब नहीं, उससे बच जाएंगे लोग। तो ये सब इसका लाभ आम आदमी को मिलेगा। ठीक है। इसके साथ साथ इसमें चूंकि बहुत ज़्यादा हाई रिटर्न दिखाया जाता है, दिखता है, जो यूथ को बहुत तेज़ी से अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, बहुत तेज़ी से खींचता है अपनी तरफ। वो जाते तो हैं, लेकिन रिस्क वाला जो फैक्टर है उसको नहीं देखते हैं कि रिस्क कितना ज़्यादा इन्वॉल्व है। और एकदम से जैसे मतलब स्टॉक मार्केट होता है, बहुत तेज़ी से धड़ाम से गिरता है, तो वो कंडीशन यहाँ पर भी, उसको बर्दाश्त कर पाना उनके लिए कई बार मुश्किल नहीं, बहुत मुश्किल हो जाएगा और स्थिति काफ़ी गंभीर हो जाएगी उनके लिए। तो ये भी अपने आप में बहुत खतरनाक चीज़ है। और इसके माध्यम से डिजिटल एक्सटॉर्शन भी तो बढ़ेगा। अब लोग लाख पहले मांगते थे, इतने करोड़ रुपए हमको दे दो, अब क्रिप्टो करेंसी मांगेंगे लोग कि ये क्रिप्टो करेंसी सीधा ट्रांसफ़र करो। उसको तो आप पकड़ भी नहीं पाएंगे। इसके लिए आप अब वो कहीं बुलाएंगे भी नहीं, कहीं घर बैठे बैठे कर दो, कुछ करने की जरूरत नहीं है। इस जो भी होगा उसमें अकाउंट वगैरह जो भी होता है उसमें करवा लेंगे। तो एक्सटॉर्शन को काफ़ी तेज़ी से बढ़ाएगा नेगेटिव रूप में इसको देखा जाए तो। यस, तो ये सब बहुत सारे इसके आयाम हैं, बहुत सारे इसके जो सकारात्मक नकारात्मक पहलू हैं जो दिख रहे हैं, और आने वाले समय में और भी ऐसी चीज़ें हमारे सामने आएंगी। ठीक है, तो इस रूप में आप बात करेंगे। और आखिरी में एक क्वेश्चन और है, भारतीय समाज पारंपरिक सामाजिक मूल्यों में निरंतरता कैसे बनाए रखता है, इसमें इनमें होने वाले परिवर्तनों का विवरण कीजिए। वैसे दिखने में तो काफ़ी सिंपल टाइप का क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। हाउ डज इंडियन सोसाइटी मेंटेन कॉन्टिन्यूटी इन ट्रेडिशनल सोशल वैल्यूज। ठीक है, उसके बाद उसमें कैसे चेंजेस हो रहे हैं उसको पूछ रहा है। अब इसको हम लोग अलग अलग उस पर करके देखते हैं, डिवाइड कर लेते हैं कि हम जैसे लक्षणों की बात करते हैं ना, भारतीय समाज के प्रमुख लक्षण क्या है, तो उन्हीं में करके देख लेते हैं। जैसे हम स्टार्ट कर रहे हैं इसमें कास्ट सिस्टम से, जाति व्यवस्था से। जाति व्यवस्था में कॉन्टिन्यूटी, निरंतरता को कैसे देखा जा रहा है, तो निरंतरता को पहचान के रूप में,
जाति पहचान के रूप में। और ये जो चीज़ है कैसे फर्दर पता इसको कैसे प्रमोट किया जा रहा है, तो इसको हम दो प्रमुख रूप में हम बात कर सकते हैं, वो है कास्ट एसोसिएशन, जाति संगठन, जाति संगठन दुनिया भर के हैं। यस, ब्रह्मर्षि समाज, दलित समाज, अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन, नाई सम्मेलन, कुर्मी सम्मेलन, मतलब इस तरीके से तमाम जो जाति संगठन बन चुके हैं, सब लगभग सभी के बन चुके हैं। आज देखिए ना, हर चीज़ का तो नाम, इलेक्शंस होने वाले हैं, सब अब ऐसे उभर करके आ गए हैं लोग, ऐसे करके ये समाज तो वो समाज तो वो समाज, और इधर से उधर हो रहे हैं लोग। इस कहाँ से हो रहे हैं? इसी आधार पर हो रहे हैं ना, वो जाति संगठन के आधार पर, और वो पहचान के रूप में। ये कॉन्टिन्यूटी वाला जो पार्ट है कि जाति में जैसे कोई चीज़ बची नहीं है, लेकिन एक पहचान के रूप में लेके चल रहे हैं लोग। तो एक रूप में, और उसी का फिर वही राजनीतिकरण कैसे हो रहा है, तो जाति का राजनीतिकरण, जाति का राजनीतिकरण के रूप में, इसका एक वोट बैंक के रूप में उसका प्रयोग करना, जो जाति रसायन के रूप में देखा जा रहा है। पहले जाति गणित के रूप में था, अब जाति रसायन के रूप में। यस, तमाम ऐसे जैसे अजगर, खाम, KHAM, क्षत्रिय, हरिजन, अहिर, मुस्लिम। अजगर में A फॉर अहिर, J फॉर जाट, G फॉर गुज्जर, R फॉर राजपूत। माई जैसे बिहार में था MY, मुस्लिम यादव, फिर MYK भी बना, कुर्मी उसमें ऐड हो गया। उत्तर प्रदेश में सोशल इंजीनियरिंग किया गया, ब्राह्मण और दलित को मिला करके। यस, गुजरात के इलेक्शंस में अभी आपने देखा कि वहां पर पटेल और दलित की भूमिका कैसे महत्वपूर्ण हो गई थी। यस, अभी उत्तर प्रदेश के इलेक्शंस में तमाम ऐसे जातियों का समीकरण बनाया जा रहा है, बन रहा है अभी। तो इस रूप में यही मतलब पहचान को लेकर के निरंतरता को देखा जा सकता है। तो जात व्यवस्था में आप ऐसे देखेंगे। ज्वाइंट फैमिली में आइए, संयुक्त परिवार में एक लंबे समय तक ये निरंतरता कैसे कायम रही है। तो एक तो ये था कि संयुक्त परिवार जो था उसमें प्रतिष्ठा का मामला था। ये इस परिवार को बना के रखना प्रतिष्ठा का मामला था, नंबर 1। नंबर 2 कि अब आपके पास दो ऑप्शन होते हैं परिवार को लेकर के, कि आप परिवार कल्याण के लिए काम कर रहे हैं कि अपने कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, व्यक्तिगत कल्याण के लिए। तो संयुक्त परिवार में जब तक हम रहे हैं तो एक लंबे समय तक हम परिवार कल्याण के विषय में सोचते रहे और उस रूप में हम सेक्रीफाइसेस करते रहे। यस, अपने इच्छाओं की तिलांजलि हम करते रहे, वो हमारा मूल्य था, वही हमारा मूल्य था। तो उस रूप में निरंतरता। तो यहाँ पे आप परिवार कल्याण की बात करेंगे, परिवार कल्याण। दाम्पत्य भूमिका जो होती है, पति पत्नी की भूमिका, तो हमारे यहाँ तो अभी भी मैक्सिमम केसेस में क्या है, अलग ही है कि पति काम, जैसे पति का काम अलग होना, पत्नी का काम अलग होना, इसी को अलग दाम्पत्य भूमिका बोलते हैं। और जब तक ये रहेगा तब तक संयुक्तता बनी रहेगी। जिस दिन दोनों के लेवल पे ये हो जाए कि अब काम को हम सेग्रीगेट नहीं कर पा रहे, मतलब ये नहीं कह रहे हैं कि ये पति का काम है, ये पत्नी का काम है। जब कोई भी काम कोई भी व्यक्ति कर सकता हो तो उसको हम ज्वाइंट कंजुगल रोल कहते हैं, संयुक्त दाम्पत्य भूमिका, जो अभी हमारे देश में भी नहीं आ पाया, अभी तक नहीं आ पाया उस रूप में। यस, तो अलग दाम्पत्य भूमिका का होना, दोनों का काम अलग अलग होना, तो ये भी संयुक्तता को, दाम्पत्य भूमिका, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप इसको लिख लीजिएगा, अलग दाम्पत्य भूमिका, कंजुगल रोल, सेग्रीगेट कंजुगल रोल इंग्लिश में कहते हैं इसको। और इवन अगर हम संपत्ति हस्तांतरण की बात करें, यस, जो अधिकार की बात करें हम, तो मिताक्षर नियम जैसे काम जो कर रहा था, आज भी तमाम परिवर्तनों के बावजूद भी मिताक्षर नियम काम कर रहा है। यस, यहां पर लड़कों को ही संपत्ति अधिकार मिलता है, लड़कियों को अभी भी नहीं मिल रहा है। तो कानून कहता है कि मिल रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली कहां मिल रहा है? प्रैक्टिकली तो वही हो रहा है जो मिताक्षर के रूप में था। तो इसकी वजह से
वो कॉन्टिन्यूटी बनी हुई है। ठीक है, मैरिज के लेवल पे। अच्छा, इसके साथ साथ एक और चीज आप देखेंगे कि परिवार में जो ब्लड रिलेशन है उसकी महत्ता काफी है। रक्त संबंधों की महत्ता विवाह संबंध की तुलना में रक्त संबंध की महत्ता काफी ज्यादा है। संबंध अधिक महत्वपूर्ण। रक्त संबंध अधिक महत्वपूर्ण। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे विवाह की। विवाह के मामले में कि मतलब विवाह जैसे तय किया जा रहा है, चाहे विवाह किसका कहाँ पे होगा, तो ये इस बात पर निर्भर करता है कि बच्चों और माता पिता के बीच में कितनी घनिष्ठता है। माता पिता और बच्चों के बीच में बच्चों में घनिष्ठता, एक कितना स्ट्रांग बॉन्ड है। तो फिर बच्चे जो है माता पिता पे ही पूरा निर्भर हो जाते हैं, भाई आप तय करो। तो अल्टीमेटली फिर क्या होगा, वही अपनी ही जात में जाकर के विवाह तय करना, उसी तरीके से विवाह होना, परंपरागत तरीके से ही सब कुछ होना। तो उसमें कोई चेंज नहीं आ पाया अभी तक। और यही रीजन है कि अभी तक पूरे विवाहों में से हम देखें तो कुल 5% विवाह ऐसे हैं जो कि अंतरजातीय और प्रतिलोम विवाह के अंतर्गत आते हैं। बाकी सब 95% यानी मैक्सिमम अभी भी अपनी जात के अंतर्गत है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। दूसरा कि इसी वजह से जो मेट सिलेक्शन है, मेट सिलेक्शन मतलब वर या वधू का जो सिलेक्शन है वो माता पिता के द्वारा। तो माता पिता के द्वारा मेट सिलेक्शन। ठीक है, और इसके अलावा हमारे यहाँ अभी भी दहेज की प्रथा है। तो दहेज जब लेना चाहोगे तो परंपरागत तरीके से ही करना पड़ेगा। विवाह तो परंपरागत तरीके से ही करना पड़ेगा ना, अगर आप दहेज के लिए जाते हो तो, राइट। और इसके साथ साथ हमारे यहाँ मतलब दहेज के साथ साथ जो चीज़ जुड़ी हुई है वो है कि लड़का जो है मतलब लड़के की महत्ता, उसी को दहेज मिलेगा ना। तो हमारे आज भी ये चीज़ है जो तमाम तरीकों से दिखाई भी दे रही है, तभी तो भ्रूण हत्या सब लड़कियों की होती हैं। तो इस रूप में इसको हम देखेंगे। इसके साथ साथ महिलाओं की बात करें, महिलाओं की स्थिति, तो अभी भी इनको कहीं ना कहीं इज्जत के रूप में इनको सिंबलाइज किया जाता है। इज्जत की एक सिंबल के रूप में, प्रतीक के रूप में इनको अभी भी देखा जाता है। और जब तक देखा जाएगा तब तक वो परंपरागत चीजें अभी भी कंटिन्यू रहेंगी, वो मूल्य अभी भी बने हुए रहेंगे। इसके अलावा हमारे जो कल्चरल एलिमेंट्स हैं, तमाम जो सांस्कृतिक तत्व हैं, जो विभिन्न त्योहारों, पर्वों, त्योहारों के रूप में परिलक्षित होते हैं, क्योंकि उनका मैक्सिमम का संबंध रिलीजन के साथ है, धर्म के साथ है, तो उस रूप में वो भी बने हुए हैं, काम कर रहे हैं, चल रहे हैं वो भी। यस, धर्म की बात करें तो धर्म के साथ आप स्ट्रॉन्ग बिलीफ, विश्वास, बहुत ही एक सुदृढ़ विश्वास, और साथ साथ पर्सनल लॉ के जो मैटर्स हैं वो उसको मेंटेन किए हुए हैं, उसमें कॉन्टिन्यूटी को मेंटेन किए हुए हैं, राइट। और ग्लोबलाइजेशन के बाद क्या हुआ कि तमाम प्रक्रियाएं बढ़ी हैं, जैसे कि लोकलाइजेशन, स्थानीकरण और पुनः स्थानीकरण। स्थानीकरण का मतलब कि कोई भी ग्लोबल चीज आ रही है उसको हम अपने तरीके से उसको हम स्वीकार करते हैं, चाहे वो भाषा ही क्यों ना हो, उसको हम बोलेंगे तो अपने तरीके से बोलेंगे। एक्सेंट हमारा होगा, वर्ड आपका होगा, तो वर्ड ग्लोबल और बोलने का तरीका लोकल, इस रूप में हमने उसको लोकलाइज कर दिया। ऐसे कोई कपड़ा मान लो आ रहा है, कोई खाने पीने की चीज़ आ रही है, नहीं जैसे हम खाते हैं, जैसे आप वो खाते कोई भी चीज़, जैसे बर्गर आप खाते हो, तो बर्गर खाने का तरीका एग्जैक्टली क्या होना चाहिए और हम कैसे खाते हैं। तो हम खाते हैं तो हमारा तो पूरा मुंह ही उस पर मतलब आ जाता है, कंप्लीट पूरा प्रॉपर फेस उस पर, मतलब एक कंप्लीट फेस, ये सब चारों तरफ लगा हुआ रहता है। यस तो अपने तरीके से हम खाएंगे, जैसे हम खाते हैं वैसे खाएंगे। नूडल्स खाते हैं लोग, मतलब अ, अपने तरीके से उसको चॉपस्टिक से थोड़ी खाते हैं,
यहाँ तो स्पून से खाते हैं लोग नूडल्स को भी, तो हम अपने तरीके से खाएंगे। आप दो, आपका होगा, तरीका हमारा होगा, दैट इज लोकलाइजेशन। एक होता है रीलोकलाइजेशन, यानी पुनर्जीवित करना। तो कुछ चीजें जो हम खोने लग गए थे, हमको मौका मिल गया, हमने पुनर्जीवित भी किया अपने तत्वों को, अपने सांस्कृतिक तत्वों को, अपने पर्वों को। यस। और कईयों का यूनिवर्सलाइजेशन, सार्वभौमिकरण भी हुआ। हमने इतना बढ़ा दिया कि आज उसको मतलब किसी एक जगह की परंपरा आज पूरे देश में या पूरे विश्व में मनाई जा रही है। चाहे वो करवा चौथ का मामला हो, चाहे गणेश महोत्सव हो, चाहे वो गरबा हो गुजरात का, चाहे वो छठ फेस्टिवल हो बिहार का। यस, पूरी दुनिया, आज पूरे देश में मनाया जा रहा है और पूरी दुनिया तक पहुंच चुका है। राइट, कॉन्टिन्यूटी तो है ना, बढ़ गई कॉन्टिन्यूटी। इनफैक्ट वही चीज है, वही आज भी उसी को लोग फॉलो कर रहे हैं, लेकिन इस रूप में बढ़ गई। तो ये तमाम वेज हैं। और साथ साथ एथनिक कल्चर, एथनिक तरीका, मतलब कोई भी कपड़ा होता है, पटियाला सूट है तो पटियाला में जो सूट चलता था वो आज दुनिया में भी चलने लगा। एथनिक कल्चर बढ़ गया। खान पान की चीजें, तो हमारे यहाँ की तमाम लोकल ऐसी चीजें हैं जो आपको विदेशों में भी मिल जाएंगी। लोग उसका प्रयोग, मतलब वहां तक फैल गई हैं वो सब चीजें, लोग उसका प्रयोग कर रहे हैं। तो ये सब एथनिक कल्चर के अंतर्गत आता है। तो इन तमाम संदर्भों में हम कॉन्टिन्यूटी की बात करेंगे। अब आइए चेंज की बात करते हैं। अगर इसमें परिवर्तन बोल रहा ना, परिवर्तन, चेंजेस टेकिंग प्लेस, एन्यूमरेट द चेंजेस। अब जाति में परिवर्तन को आप दिखाओ, तो जाति में परिवर्तन जात के लक्षणों में हो गया। जैसे व्यावसायिक स्तर पर बहुत बड़े लेवल पे परिवर्तन हुआ। सहभोज, एक साथ बैठ के भोजन करना जो नहीं होता था, विभिन्न जात के लोग एक साथ बैठ के भोजन नहीं कर सकते थे, अब करने लगे। बुफे सिस्टम आ गया, सब एक साथ खाना खा रहे हैं। चेंज आ गया, बहुत बड़े लेवल पे चेंज आ गया। 80% के स्तर पे परिवर्तन आ चुका है। जाति संगठन, जाति पंचायत और जाति परिषद, ये सब खत्म हो गए। जो एक पद सोपानात्मक विभाजन था जातियों का, अब उसकी महत्ता काफी हद तक खत्म हो गई है, कम हो गई है। और इवन अस्पृश्यता के स्तर पे भी चेंजेस काफी हद तक हुए हैं। तो परिवर्तन के रूप में आप इसकी बात करेंगे। संयुक्त परिवार की हम बात करें तो इसमें जो परिवर्तन हुआ है, तो अमूमन जैसे पश्चिमी देशों में जो परिवर्तन हुआ कि लोग संयुक्त परिवार से मूल परिवार में प्रवेश कर गए, संयुक्त परिवार से मूल परिवार में गए लोग। हमारे यहाँ क्या हुआ, हम लोग कहाँ पे गए, तो हम जिस दिशा में हम गए हैं उसको बोलते हैं डेवलपमेंटल साइकिल ऑफ फैमिली, परिवार का विकासात्मक चक्र। हम लोग जिस दिशा को हमने अपनाया वो है परिवार का विकासात्मक चक्र। मतलब जैसे हम न्यूक्लियर फैमिली में थे, फिर हम पहुंच जाते हैं ज्वाइंट फैमिली में, फिर वापस आ जाते हैं न्यूक्लियर फैमिली में। तो ये चक्र चलता रहता है हमारे यहाँ, ये हमारी कंडीशन है। तो हम ज्वाइंट फैमिली डायरेक्टली न्यूक्लियर फैमिली में नहीं गए हैं, हमारा ये चक्र चल रहा है। जैसे कि मान लो कि एक अभी तत्काल में कोई परिवार है, पति पत्नी है, बच्चे हैं, बच्चे बड़े होंगे, बच्चों की शादी होगी, बेटा है उसकी शादी होती तो अपनी बहू के साथ इसी घर में आएगा, अपने पिता के घर में, परिवार ज्वाइंट फैमिली हो गई। अभी न्यूक्लियर फैमिली थी, अब ज्वाइंट फैमिली हो गई। चाहे वो अमिताभ बच्चन का घर हो, चाहे आपका अपना घर हो। तो ये नाम दिया गया इसको परिवार का विकासात्मक चक्र। तो हम एकदम से वो वेस्टर्न प्रणाली में नहीं है हम लोग, ध्यान रखिएगा। बहुत विशिष्ट रूप में आपको, मतलब सिंपल तरीके से तो आप कह सकते हैं कि ज्वाइंट से न्यूक्लियर फैमिली में जाना है, तो बहुत सामान्य सी बात है, कोई भी गांव का आदमी भी बता देगा आपको। लेकिन आपको वो बताना है कि पढ़े लिखे आदमी कैसे बताते हैं। तो आप लोग पढ़े लिखे हो ना, तो उसके हिसाब से बताइए थोड़ा सा इसको। यस, राइट। तो इस रूप में विवाह के स्तर पे तो अब कम से कम इतना हो गया कि लोग बच्चों की राय लेने लग गए हैं। मतलब माता पिता तय कर रहे हैं, माता पिता के द्वारा हो रहा है मेट सिलेक्शन, लेकिन बच्चों की राय ली जा रही है। तो इस रूप में एक परिवर्तन हुआ है। और पहले जहाँ पे चाइल्ड मैरिजेस हुआ करते थे उसकी जगह पे अब लेट मैरिजेस होने लग गए हैं, काफी देर से अब विवाह कर रहे हैं लोग। अमूमन मतलब अभी तो खैर तय है कि विवाह की जो उम्र है लड़कों की 28 वर्ष औसत हो गई है, लड़कियों की 23 साल के ऊपर हो गई है। यस। और साथ साथ कुछ अल्टरनेटिव्स भी तो आने लग गए हैं हमारे यहाँ भी, लिव इन संबंधों में भी लोग जाने लग गए हैं, थोड़े बहुत ही सही, लेकिन उसमें जाने लग गए हैं। तो ये सब चेंजेस को आप दिखाएंगे। रिलीजन की बात करें तो सेकुलरिज्म, पंथ निरपेक्षता को हमने स्वीकार किया। आज हम सेकुलर वैल्यूज के साथ हम चल रहे हैं, सर्वधर्म संभाव को लेकर के हम चल रहे हैं।
यस। और फेस्टिवल्स की बात करें तो उनका यूनिवर्सलाइजेशन, जो अभी बताया था आपने आपको, उनका यूनिवर्सलाइजेशन हुआ, इस रूप में परिवर्तन हुआ है कि आज बृहद स्तर पर उसकी स्वीकृति, मतलब एक तो उसका रूप बदल गया, उसको सेलिब्रेट करने का जो तरीका था वो बदल गया और सभी जगह पर उसकी स्वीकृति आ गई। तो इन तमाम रूपों में आप परिवर्तन को भी आप दिखा दीजिएगा। तो ये है इससे संबंधित प्रश्न, मतलब यही 6 प्रश्न थे इसमें। और उम्मीद है कि ये डिस्कशन आप लोगों को काफ़ी आपकी मदद करेगा एक अच्छा उत्तर लिखने में। ठीक है, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। ईश्वर कल्याण करें, आप लोग अपने मिशन में, अपने मकसद में सफल हों, जो आप डिजायर कर रहे हैं वो आपको मिले। मेरी शुभकामनाएं।